स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग दिन है, बट सीरीज की आज ही हुई है शुरुआत और कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच हमारे बाजारों में भी दबाव आया। उसके बाद आपने देखा गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी, घरेलू कंपनी जो ऑयल एंड गैस के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती हैं उस पर ड्यूटी बढ़ी, जिसकी वजह से रिलायंस में बड़ी गिरावट आई। पर अब उन सब को इग्नोर करके बाजार थोड़े अच्छे मूड में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। पॉजिटिव टेरिटरी में बैंक निफ्टी आ गया है। स्मॉल कैप मिड कैप्स में आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, और निफ्टी अगर आप रिलायंस निकाल दें तो फिर वहां पर भी उतनी बड़ी गिरावट नहीं आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सुधरने की उम्मीद है बाजार में, कोशिश करते हुए दिख रहे हैं सीरीज के पहले दिन। क्या ये रिकवरी सस्टेन कर पाएगी इन्हें, ये देखना जरूरी है। और ब्रॉडर मार्केट में तो आपको बढ़िया एक्शन आते हुए दिख ही रहा है। कहां पर है फोकस, आइए इस समय की एक बार जो बड़ी बातें हैं वहां पर नजर डाल देते हैं। सबसे बड़ी बात तो उतार चढ़ाव के बीच 15,700 15,650 के बीच आपको निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 650 से ज्यादा दूर जाने में कोशिश करता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी यहां पर आपको निचले स्तर से अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी और पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। ऑयल एंड गैस शेयरों में आपको भारी बिक्री आती हुई दिख रही है। ऑयल एंड गैस इंडेक्स 3% नीचे है। रिलायंस का शेयर काफी भारी गिरावट आपको दिखाते हुए दिख रहा है। पर वहीं चुनिंदा फाइनेंशियल्स, फार्मा और साथ ही एफएमसीजी, यहां से आपको सपोर्ट मिला है। रुपए पर भी रखिए नजर, पहली बार 79 के पार गया है। एक बार फिर से फ्रेश रिकॉर्ड लोज आपको रुपए पर भी आते हुए दिखे हैं। और साथ ही नजर रखिए जहां तक डाउ फ्यूचर्स की बात है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे तो करीब 200 अंकों की गिरावट आती हुई दिख रही है। यूरोप के बाजार इस समय सुस्ती के मूड में दिख रहे हैं। तो नजर है बाजार के पूरे एक्शन पर, और नजर है कि क्या ये जो रिकवरी आई है, ब्रॉडर मार्केट में एक्शन है, बैंक निफ्टी का मूड नहीं बिगड़ा है, क्या वहां से फिर निफ्टी पर भी आपको मूवमेंट आते हुए दिखता है या नहीं। अनिल जी, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, वेरी वाले तो वेरी ऐड कर दें। हाँ, बिल्कुल जैसे रिकवरी अच्छी आई है सर, और बैंक निफ्टी अच्छी नहीं है, स्मॉल बहुत कैप ही मिड अच्छी, कैप शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। शानदार। देखिए दीप, दो चीज़ है। पहली चीज़ तो ये कि जो गिरने में कंट्रीब्यूशन था वो खबरों का ज़्यादा था कि भाई अगर रिलायंस को लेकर और बाकी दिग्गजों को लेकर, ऑयल रिफाइनरी वाली कंपनियों को लेकर अगर खराब खबर है और उनसे इंडेक्स हेवीवेट्स गिरे हैं तो उसका असर आया है। दो बढ़िया चीज़ें हुई हैं। एक, पहली चीज़ ये कि आपको एक जो करेक्शन चाहिए था, वो चाहिए था 15,550 तक का। तो ठीक है, जब गिरते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी गिर सकते हैं, बढ़ने में भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 15,500 के आसपास हम पहुंचे, 15,511, तो 15,550 तक का एक करेक्शन मिल गया। पहली बात ये अच्छी हुई। दूसरी बात ये अच्छी हुई कि वापस जो रिकवरी आई पूरी की पूरी स्क्रीन पर आई है। तो कमज़ोर ट्रेडर्स की सप्लाई खत्म होकर वापस से आपकी शुरुआत स्क्रीन पर होकर बढ़िया हो गई, और वो भी सीरीज के पहले दिन ही हो गया। तीसरी चीज़ अच्छी है कि जो पार्टिसिपेशन आया है वो उनसे चाहिए जिनसे आप लीडरशिप देखते हैं। अभी आजकल की लीडरशिप बैंक निफ्टी की है। तो बैंक निफ्टी ने 2 दिन खराब होने के बाद कल भी थोड़े संकेत बेहतर दिए थे, और आज फिर से बेहतर संकेत देकर बैंक निफ्टी ने लीडरशिप ले ली और पहले हरे निशान में आ गया। और चौथी चीज़ जो आज की सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह जब इस तरह का माहौल हो तब आपको डर बहुत लगता है। अगर उस डर में ब्रॉडर मार्केट मजबूत है, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है कमज़ोर शेयरों के मुकाबले में, जो कि आज आप देख सकते हैं निफ्टी, बीएसई और एनएसई दोनों पर देखिए बिल्कुल मजबूत शेयर ज़्यादा है, कमज़ोर शेयर कम है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हरे निशान में आते दिख रहे हैं। ये दिखा रहा है कि बाजार की रिकवरी पर काफ़ी दमदार एक्शन है। और आखिरी चीज़ जो याद दिलाना चाहता हूँ फिर से, और ये पिछले 2 हफ्ते से हो रहा है, आज भी हुआ है, और अभी तक जब तक इसमें बदलाव नहीं हो तब तक होता रहेगा, वो ये जब बहुत ज़्यादा मंदी लगे तब लेना है दीप। जब बहुत अच्छी तेजी का माहौल, एग्जैक्टली बाजार मतलब परफेक्ट रिवर्सल। अब इसमें ट्रिकी क्या है? ट्रिकी ये है कि क्या आप ये सोचते हैं कि 650 के भी नीचे जाएगा? शायद नहीं। अब वो 550 पे तो रुक जाना चाहिए, नहीं रुका। अब वो ट्रिकी है, वो एग्जैक्ट अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये चीज़ बहुत साफ है कि जब सबको लगता है कि अब तो नया ब्रेकडाउन हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है, आज तो क्या होगा, वहीं से बाजार घूम रहा है। और जिस दिन आपको लगता है कि अब ये तो 16,000 के पार निकलने को तैयार है, बहुत ही शानदार रिकवरी है, वहीं पर रुकता है। तो ये जो है ना, मुश्किल काम है ट्रेड करना ऐसे लेवल पे, लेकिन पैसा उसी में है। अब आप मजबूत हो रहे हैं, होने दीजिए, थोड़ा और मजबूत होने दीजिए, थोड़ा और ऊपर आने दीजिए, फिर आपको वापस बेचना है। आने तो चीजें आने दीजिए, मैं भी यही कह रहा हूँ, आने दीजिए। देखिए वही होगा दीप, हम 16,900 के आसपास पहुंचेंगे। अगर आज पहुंचे, सोमवार को पहुंचे, वो मैं नहीं बोल सकता, जब भी पहुंचे 16,900 पर पहुंचेंगे तो वहां पर अपने को बेचना है वापस ऊपर में। ये चीज़ ध्यान है। एक बार तो रेंज को तोड़ेंगे कि किसी न किसी, जब तोड़ेंगे तब स्टॉप लॉस है आपके पास। अगर आपने 15,650 का स्टॉप लॉस लगा के रखा था
तो आप 150 पॉइंट बचे भी हैं करेक्ट नीचे देखने से। सो क्लोजिंग बेसिस पे 15,650 का स्टॉप लॉस देखते हैं आज ट्रिगर होता है या नहीं होता। तो आई थिंक सिंपल सी बात ये है, कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें खराब है। अच्छा क्या है कि आपके लिए कच्चा तेल नीचे आया है। अच्छा क्या है, सीरीज की शुरुआत में बाजार हल्के हैं। अच्छा क्या है, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 14% पर है, जो 2 साल सवा 2 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पर है। और पेसिमिस्टिक है, माहौल ऐसा है। खराब क्या है, रुपया आपका रुक नहीं रहा, अभी भी कमजोर है। डाउ फ्यूचर्स ऊपर से देखेंगे तो ठीक लगेंगे कि 350 घटने के बाद अब सिर्फ 150 ही घटे हैं, बिल्कुल, लेकिन अभी भी लाल निशान में। तो आपको दोनों तरफ के सिग्नल्स मिल रहे हैं, कुछ अच्छे कुछ खराब। और जब दोनों तरफ के सिग्नल्स मिल रहे तो हमारी स्ट्रेटेजी वही है जो दो हफ्तों से जो चल रही है, ट्रेडिंग रेंज के ऊपर में बेचना है, ट्रेडिंग रेंज के नीचे में लेना है। बिल्कुल। चलिए एक अच्छी खबर और जोड़ देते हैं अनिल जी, अगले 2 से 3 दिन में पूरे भारत में कवर हो जाएगा मानसून। बहुत ही बढ़िया खबर है ये, और ये एक बड़ा रिलीफ है कि आपको कम से कम एक ट्रिगर की चिंता नहीं करनी। ये भी अपने आप में हमारे पास ऑलरेडी वैसे बहुत सारे हैं ट्रिगर चिंता करने के लिए, तो एक की कम करनी पड़े, इससे क्या बढ़िया बात हो सकती है। बिल्कुल। चलिए और क्या खबरें, ये तो अच्छी खबर आपके लिए आ रही है, और क्या खबरें, कौन से स्टॉक्स है फोकस में और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, आइए जानते हैं। कुशल और वरुण हैं तैयार। कुशल पहले आप बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से सोमवार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें मॉसशिप टेक्नोलॉजी यहाँ पर फोकस रखिए। प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। साथ ही टाटा मोटर्स की एजीएम भी सोमवार को होगी। बजाज ऑटो यहाँ पर फोकस रहेगा, क्योंकि इनका जो 2,500 करोड़ का बायबैक इन्होंने अनाउंस किया था वो जो है शुरू होता हुआ नजर आएगा। साथ ही LIC काफ़ी सारे जो S&P BSE के इंडाइसेज हैं उसमें शामिल होंगे, जिसमें S&P BSE 200, BSE 500, साथ ही लार्ज कैप और जो लार्ज मिड कैप इनके इंडाइसेस है वहाँ पर इन सभी इंडाइसेस में LIC शामिल होता हुआ नजर आएगा। साथ ही JSW स्टील, पेट्रोनेट LNG जिन्होंने फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया था, एक्स डिविडेंड ट्रेड होंगे। EKI एनर्जी सर्विसेज बोनस शेयर जारी किया था, ये भी एक्स बोनस होता हुआ दिखेगा। Matrimony.com पर भी फोकस रखिए। बायबैक जो इन्होंने अनाउंस किया था 1150 रुपये प्रति शेयर के भाव पर, उसकी रिकॉर्ड डेट सोमवार को ही है। एक्सप्रो इंडिया, इसकी भी रिकॉर्ड डेट, बोनस शेयर जारी इन्होंने किया था, इसकी भी रिकॉर्ड डेट है। और ग्लोबली आप देखिए तो US के बाजार सोमवार को बंद रहेंगे। 5 जुलाई सर अभी तो थोड़े दिन पहले बंद थे, बार बार छुट्टी। इंडिपेंडेंस डे उनका, इंडिपेंडेंस डे फिर तो बनता है, फिर बनता है 4 जुलाई। अच्छा, ये आज की बहुत बोनस आ रहे हैं, बोनस 3-4 तो आपने अभी भी बता दिए। हाँ, बोनस बायबैक कंपनी अच्छी कर रही है हमारी, बोनस पे बोनस, बायबैक पे बायबैक आ रहे हैं। बिल्कुल, चलो बढ़िया। डिविडेंड के भी बहुत लंबी लिस्ट है सर, अगले आने वाले हफ्ते में। डिविडेंड तो चलो साल भर वाला सीजन है, फाइनल डिविडेंड आते हैं इस वक्त जून जुलाई का ही टाइम होता है जब मैक्सिमम आते हैं, लेकिन बोनस बायबैक तो बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे हैं। बिल्कुल, गुड। बिल्कुल। तो ये तो हो गई 4 जुलाई की बात। 5 जुलाई मंगलवार PTC इंडिया चौथी तिमाही के नंबर्स इनके आते हुए दिखेंगे। साथ ही माइंडट्री और एम्फेसिस ये भी एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और अंत में 6 जुलाई बुधवार पावर ग्रिड, यहाँ पर 11,000 करोड़ रुपए जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। और साथ ही सेंचुरी टेक्सटाइल्स एक्स डिविडेंड भी ट्रेड होता हुआ दिखेगा। तो चलिए ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। वरुण बताएं आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें कौन कौन सी आई हैं। तो दीप, इंपॉर्टेंट खबरों में तो सबसे पहले तो जो पेट्रोल डीजल ETF पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है उसका इम्पैक्ट आपने देखा। ETF पे एक्साइज ड्यूटी 6 रुपये प्रति लीटर, पेट्रोल पे 5, डीजल पे 12 रुपये, तो इसका इम्पैक्ट देखने मिला। और इसके चलते कहीं ना कहीं काफ़ी सारे ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियां जो है उन पर दबाव देखने मिला है। इसके अलावा सोने पे जो बढ़ाया गया है चार्जेस, इम्पोर्ट ड्यूटी, उसका इम्पैक्ट भी देखने मिला। 15% के आसपास और इम्पोर्ट ड्यूटी हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरी काउंटर्स पे भी इसका प्रेशर देखा गया है। ऑटो नंबर्स आए हैं। मारुति अनुमान से कम है, कुल बिक्री 1.61 लाख से घटकर 1.55 लाख यूनिट के आसपास रही है। अनुमान 1.61 लाख यूनिट का था, लेकिन एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी हुई है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा अनुमान से कमज़ोर है। कुल ट्रैक्टर बिक्री जो है 8421 से बढ़कर करीब 10,051 यूनिट्स रही है। 10,500 यूनिट का अनुमान था, तो अनुमान से ये भी कम है। बजाज ऑटो हालांकि अनुमान से बेहतर है। 3,21,000 यूनिट का अनुमान था, 3,47,000 यूनिट कंपनी ने बेचे हैं, 2,75,000 से बढ़कर। और इसके अलावा आयशा मोटर्स अनुमान से बेहतर है। कमर्शियल व्हीकल की जो बिक्री है 5,637 से बढ़कर 6,307 यूनिट रही है, 5,700 का अनुमान था। अशोक लेलैंड भी अनुमान से बेहतर है। 13,270 से बढ़कर 14,531 यूनिट के आसपास रही है, 12,200 का अनुमान था। तो कुछ है जो अनुमान से बेहतर, लेकिन कुछ अनुमान से कमज़ोर रही हैं। अब कुछ खबरें हैं जिसमें EIL इंजीनियर्स इंडिया
CSIR और CSIO के साथ इन्होंने करार किया है। बेसिकली भूकंप वार्निंग सिस्टम के लिए कमर्शलाइजेशन के लिए करार जो है वो किया गया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए ये समझौता जो है वो किया गया है इनके साथ। इसके अलावा SBI, यहाँ SBI चेयरमैन की तरफ से बयान आया है कि जल्द जो व्हाट्सएप बैंकिंग है उसकी शुरुआत करेंगे और गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो जो है ये अपडेट दिया है 1 लाख करोड़ के ऊपर जो है इस कंपनी का जा चुका है। और आखिरी में ITC 28 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ITC 28 लाख के 280 हो गया। 280 हो गया। सुबह किसने दिया था आज पिक ऑफ द सीरीज? शुभम जी। था शुभम जी। शुभम जी ने। तो चलिए ITCM मजबूत बनने को है तैयार है कुणाल जी और राकेश जी भी साथ में। वक्त है क्लोजिंग शो के पहले बिगुल का चार्ट कॉर्नर। श्रीमान जी बताएं, कुणाल जी, राकेश जी। अनिल जी हम तो बिल्कुल तैयार है। अनिल जी आपने बोला तैयार नहीं, हम सुपर तैयार है। अनिल जी मैं तो इतना तैयार हूं कि मैं तो एक बिगुल में, अनिल जी मैं तो एक बिगुल में 2 कॉल्स देने के लिए रेडी हूं, बट कुणाल जी कह रहे हैं एक एक करके देंगे, पता नहीं बाद में नंबर आए ना आए। और अभी अनिल जी खरीदना है ब्रिटानिया में बड़ी इंटेंसिटी का एक बड़ा रिवर्सल हुआ है और जिस तरीके का रिवर्सल है ये 3760 3770 के लेवल्स अगले 2-3 दिन में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ब्रिटानिया में। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत अरसे बाद ब्रिटानिया में इस तरह का मूव आता हुआ दिख रहा है। एक चीज जिसको हम लोग बहुत मॉनिटर करते हैं वो है कि कैंडल का साइज क्या है। तो इस तरह का साइज, इतना बड़ा कैंडल ब्रिटानिया में कई महीनों बाद बनता हुआ दिख रहा है, तो एक बड़ा ब्रेकआउट है और इसमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि स्टॉक वापस से अपने पुराने हाइस को रिगेन करेगा। तो यहां पर अब बाय करके चलने की राय है। स्टॉप लॉस रखें 3500 पर, ये कैश का लेवल है। 3500 पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करने की राय है। पहला टारगेट होगा 3650 का, इवेंचुअल टारगेट 3750 का। 3750 के टारगेट के लिए ब्रिटानिया में हमारी खरीदारी की राय। अच्छा, कैंडल का साइज भी देखा जाता है? ये तो मुझे आज पता चला। हाँ कुणाल जी, तो कैसे देखते हैं आप? लेंथ में देखते हैं, विड्थ में देखते हैं, वजन में देखते हैं, कैसे जाता है? कैसे लेंथ, विड्थ, वजन, क्या क्या हिसाब से देखते हैं? नहीं जी, लंबाई, लेंथ। अच्छा, कोई पतली हो और लंबी कैंडल हो या कोई छोटी हो लेकिन मोटी हो तो? नहीं अनिल जी, मोटे पतले तो केवल अनिल जी एनालिस्ट होते हैं। कैंडल्स तो अनिल जी समान होती है, समान मोटापा उसका नहीं। अच्छा ओके। लंबी छोटी हो सकती है अनिल जी। नहीं, आप बार बार डाउट करते हैं कि मुझे चार्ट्स आते, तो ये प्रूव करने की मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे नहीं आते तो इसलिए मैंने पूछ लिया। बाकी एनालिस्ट तो कहाँ बंसल जी जैसे मिलते हैं, एकदम स्मार्ट, एकदम फिट, फोटो खिंचाने के लिए भी। अच्छा, हर कोई ऐसा फोटो नहीं खिंचवा सकता। कुछ ऐड करना चाहता हूं। हाँ, फोटो खिंचाने के लिए भी वैसी आपकी होनी चाहिए हेल्प। बिल्कुल चाहिए। हाँ, कोई चाहे तो भी बहुत लोग नहीं खिंचवा सकते जो पैनल पे हैं इस वक्त। समझ तो गए होंगे आप। जी बंसल जी बताएं। अनिल जी पहले तो अनिल जी आप मेरी फोटो को मत पकड़िए अनिल जी। मैं अनिल जी फोटो खिंचवाता हूँ तो सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ अनिल जी। आप जब हम वहां दिल्ली में मिले थे, जब आपने पार्टी दी थी, तो भी मैंने सबको अपने पैनलिस्ट को बोला था कि ब्रीद इन कर लो। तो फोटो खिंचवाना है तो अनिल जी इतना फिट होना चाहिए कि ब्रीद इन करने में फिट लगो बस आप। हाँ। और अनिल जी एक चीज, अनिल जी कुणाल जी के कुछ फीमेल फैंस अनिल जी वो मुझसे कंप्लेंट कर रहे थे कि कुणाल जी ये पतले मोटे का करते हैं। उस दिन इन्होंने अनिल जी एडम एंड ईव पैटर्न बोला था और एडम को स्लिम एंड शार्प बोला था और ईव को फैला हुआ बोला था। तो अच्छा। कुणाल जी के कुछ फीमेल फैंस है, उन्होंने इस पे आपत्ति उठाई है और मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट करा कि आपसे ये कंप्लेंट ऑन एयर रजिस्टर करो अनिल जी। कंप्लेंट एक्सेप्टेड। कुणाल जी आगे से सुधार लेंगे। लेकिन जहां तक फोटो का सवाल है, जो पार्टी के बाद हुई थी, जब आपने बोला था कि ब्रीद इन, तो ये जो फोटो खींची गई थी वो ब्रीद इन के बाद नहीं, बहुत तेजी से, जोर से, वो स्वामी रामदेव वाली जो सांस नहीं रोकते हैं अंदर तक वाली, वो होने के बाद वाली ये सिचुएशन है। तो जो भी आपको जितने मोटे दिख रहे हैं वो सारा अपना बेस्ट एफर्ट करने के बाद का है। बाकी आप समझ ही सकते हैं। रहा सवाल अब आपकी दूसरी पिक का। अगर आप आशु सर भी बड़े दिनों बाद आए, वो भी बेताब है, हम भी बेताब है उनको सुनने को, तो अगर 8-10 मिनट तो लगेंगे। 1 मिनट, 8-10 मिनट तो लगेंगे। अगर आपकी कॉल 10 मिनट तक के लिए रुक सकती हो तो फिर मैं आशु सर के पास होके आऊं, और अगर नहीं तो मैं पहले आपसे कर लूं। बताइए आप।
नहीं अनिल जी, सीनियर्स फर्स्ट अनिल जी। ओके, उम्र में भी अनिल जी सीनियर है और एक्सपीरियंस में भी अनिल जी सीनियर है। चलिए बढ़िया है। लेकिन आशीष सर के पास जाएं उससे पहले एक बिगुल जल्दी से हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, फिर दोबारा कोई कंफ्यूजन है? अभी तो कोई बिगुल की गुजारिश नहीं है। हाँ तो कंफ्यूजन तो हो ही गया ना, हिमांशु जी और मुदी जी में लाइफ लॉन्ग कंफ्यूजन है। बनाई हुआ। मुदी जी का था, मैंने हिमांशु जी बोल दिया। तो कंफ्यूजन मेरे एंड पे, आपके एंड पे नहीं है, बिगुल मुदी जी के लिए। मुदी जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए यहाँ पर जो बाय करके चल रहा है एक हैवीवेट सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। 5670 CMP है, बाय करने की सलाह है। पहला टारगेट 5730 का होगा, दूसरा टारगेट 5760 का होगा, स्टॉप लॉस रहेगा 5630 का। ठीक है, जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाए, लो बनाने के बाद लगातार इस काउंटर में बाइंग देखने को मिली है और चार्ट्स पर देखेंगे तो हायर हाइज हायर लोज में काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वीकली हाई पर इस काउंटर में ऑलमोस्ट अगर यहीं पर क्लोज होता है तो वीकली हाई पर क्लोजिंग देखने को मिलेगी। चार्ट्स में रिवर्सल बन चुका है, यहाँ से एक बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ये टारगेट 5760 के इंट्राडे टारगेट हो सकते हैं। अगर पोजीशनल भी कैरी करना है तो हम यहाँ से पोजीशनल भी स्टॉक को बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। हमें 6000 तक के अपसाइड मूव अल्ट्राटेक सीमेंट में नजर आते हैं, तो बाय करके चलेंगे। 1 से 2 दिन के लिए इंट्राडे के लिए 5760 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 5630 का। जी मुझे जी कैश लेवल से फ्यूचर्स अनिल जी सारे कैश के लेवल से एक बार ठीक करिए, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि 5630 stop loss पे तो पर चल ही ही रहा है। है। हाँ। एक बार जरा कैश के लेवल्स थोड़े नीचे के होंगे, अल्ट्राटेक के कैश के लेवल्स के साथ बताइए। 5660 चल रहा है, ठीक है, 5660 पे चल रहा है और 5630 का स्टॉप लॉस होगा। 5730 और 5760 के टारगेट के लिए आपको अल्ट्राटेक में करनी है खरीदारी। कैश लेवल से फ्यूचर कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। और इस बार ये जुलाई के महीने में ये चक्कर रहने वाला है, क्योंकि ढेर सारी कंपनियों के आएंगे डिविडेंड, तो डिविडेंड की वजह से कई सारे कैश और फ्यूचर्स के भाव में फर्क रहेगा, तो ये क्लैरिटी रखना जरूरी रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। आशु सर का करते हैं स्वागत। सर पूरा हफ्ते गायब आशु जी, और ऐसा लास्ट कब, मतलब हफ्ते भर से ज्यादा हो गया। आई थिंक एक्सपायरी अलर्ट पर आए थे। हाँ, एक्सपायरी अलर्ट के बाद तो आप दिखे ही नहीं। हेलो अनिल जी, इस बार जो मेरा ट्रिप था हाँ। वो अनिल जी साउथ का था, तो काफी टाइम से ड्यू चल रहा था। तो अनिल जी वहाँ थोड़ा सा मतलब डिस्टेंसेस भी दूर दूर हैं और वो 1-2 दिन में कवर नहीं होता, इसलिए 2-3 दिन लग गए। तो अनिल जी अब बाकी तो देश विदेश का मतलब देश के हर कोने का मैं आपको फीडबैक देता हूँ। तो पहली चीज तो अनिल जी थैंक यू जो आपने 10 मिनट दे दिया मेरे को, क्योंकि वो बहुत जरूरी चाहिए थे। और वैसे भी अनिल जी अगर किसी की कॉल अगर रुक जाएंगी तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी मारामारी नहीं है मार्केट के अंदर। तो अनिल जी साउथ का सबसे बड़ा शॉर्ट वाली बहुत आ रही है आपकी अनिल जी, एब्सेंस में। वो ना इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलर शॉर्ट वाली भी बहुत सारी आ रही अनिल है। जी साउथ का सबसे बड़ा फीडबैक ये है जी 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 अनिल जी, साउथ से सबसे बड़ा फीडबैक ये है कि वो ना जी बिजनेस कम देखते हैं, क्योंकि वहां पे अनिल जी वो इंग्लिश देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और हिंदी बहुत कम लोगों को समझ आती है। तो अनिल जी मेरी एक सजेशन थी मतलब आपके बिहाफ पे, कि मतलब आपके बिहाफ पे मैंने उनको कहा था कि मैं मतलब कोशिश करूंगा तो जी बिजनेस देखने के लिए। तो मैंने उनको कहा था कि अनिल जी, कि मैं अनिल जी को सजेस्ट करूंगा या तो आप ये जो 1.5 घंटे का शो होता है इसमें लास्ट में 5 मिनट का एक इंग्लिश का राउंड अप कर दे, जिसको दीपांशु को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस चीज को अनिल जी 2 जनों को आउटसोर्स भी कर सकते हैं। एक तो कुणाल जी को, क्योंकि अनिल जी वो मतलब आपको पता है उनकी इंग्लिश, और अनिल जी अभी तो मैंने कुछ उनका ना एक इंटरव्यू देखा था कुछ 7-8 साल पुराना, तो अनिल जी अगर अभी वायरल हुआ है या किसी ने डाला था, तो अनिल जी वो इतना पोलाइट और इतना सॉफ्ट इंटरव्यू था कि अगर आपको आज वाले कुणाल जी के इंटरव्यू कंपेयर करो तो ऐसे लगता है कि मतलब बहुत ही रूड हो गए हैं कुणाल जी। तब इंग्लिश अच्छी थी, 4 साल से हिंदी बोल बोल के हमारी जैसी हो गई उनकी भी। तो अनिल जी अच्छा दूसरा दूसरी आउटसोर्सिंग आप मेरे को कर सकते हैं। जी आशु जी 1 मिनट आशु जी को बोल दीजिए, नहीं तो यहाँ से फिर 8 मिनट गिनेंगे वो। हाँ बिल्कुल सही। सो अनिल जी दूसरा आउटसोर्सिंग आप मेरे को कर सकते हैं,
मुझे बोल सकते हैं वो इसलिए नहीं कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो इसलिए कि बिना लिखे भी सारे एनालिस्ट की कॉल्स क्या है वो राउंड अप मैं दे सकता हूँ जी, मुझे सारी याद रहती है। बहुत ही मेरी दोनों सजेशंस हैं, अगर आप जी बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपैंड करवाना चाहते हैं साउथ में, बिल्कुल। तो अनिल जी ये 2-5 मिनट का जरा इंग्लिश का राउंड अप कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अनिल जी मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि मतलब डर क्या लगता है, मुझे लगता है मेरे बॉसेस कहेंगे तुम जी बिजनेस के लिए काम करते हो या जेम के लिए काम करते हो, मतलब जी बिजनेस की प्रमोशन करते रहते हो आप। ना ना ऐसे चिंता मत कीजिए, आपकी एब्सेंस में हमने राहुल जी को भी बुला के इंटरव्यू किया है, बिल्कुल घबराइए मत। हमने कहा कि ऐसी गलतफहमी जाए ना। बिल्कुल 100%। बताइए सर, अब बाजार का आउटलुक बताइए आपका। अनिल जी और जी 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 सर। अनिल जी बाजार के आउटलुक से सबसे पहले तो एक चीज को आपको अनिल जी अप्रिसिएशन कि अनिल जी मुझे लगता है कि देश सेफ हैंड्स में है। जब से आपने बैंक निफ्टी की कंसिस्टेंट सेलिंग कॉल्स देनी शुरू कर दी है, सो अनिल जी वो सुन के मतलब मजा आ जाता है। और अगर मैं नहीं भी देख रहा होता हूँ तो कोई ना कोई मुझे बता देता है कि अनिल जी ने सेल कॉल दिया है, वो सबसे पहले मुझे बताने आते हैं। तो अनिल जी बहुत मजा आ रहा है जो आप सेल कॉल्स दे रहे हैं, क्योंकि अनिल जी सेल कॉल्स तो क्लोज टू माई हार्ट है, और जो सेलिंग नहीं कर सकता अनिल जी उसको बाइंग करने का हक नहीं है। तो अनिल जी कमिंग बैक टू दी मार्जिन, नई एक्सपायरी, नया व्यू। अनिल जी देखिए आज रिलायंस में एक्सीडेंट हुआ, इसीलिए मैं अनिल जी एक चीज, और आप भी कई दिनों से बोल रहे हैं इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक टू बी इन, और बाकी अनिल जी स्टॉक्स में एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, कुछ ना कुछ आता रहेगा, आप नहीं संभाल सकते। अब अगर अनिल जी थीम्स की बात करें, ऑटोज का थीम भी मेरे हिसाब से अनिल जी ओवरडन हो चुका है। यहाँ पे नया लेन ऑटो में भी नहीं करना चाहिए, चाहे जितने मर्जी अच्छे नंबर्स आए या लगे या सब करें, क्योंकि ये सेक्टोरल रोटेशन है और वो और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब एक जो अपमूव आना था उसके अंदर मेरे हिसाब से आ चुका है। अनिल जी इस एक्सपायरी के लिए 2-3 थीम्स अच्छे लगते हैं। एक तो है एसबीआई, और कैन बैंक भी अच्छा लगता है। अनिल जी एसबीआई बहुत रेजिलियंस दिखा रहा है, तो अगर किसी को 2-3 स्टॉक्स में रहना है तो अनिल जी एक एसबीआई अच्छा लगता है, एक एचडीएफसी मेन अच्छा लगता है, एक एलएनटी अच्छा लगता है, और अनिल जी एक जो मेरा डेल्टा कॉप है, मैं फिर अनिल जी बोल रहा हूं 160 से 180 में अनिल जी सारी सेलिंग जिसने करनी थी कर दी है। सेलिंग हुई है डेल्टा कॉप के अंदर, स्क्यूड सेलिंग हुई है, और वो सारी चाहे मैं मानता हूं कि स्ट्रॉन्ग हैंड से वीक हैंड्स में गई होगी, लेकिन अनिल जी वीक हैंड्स अगर 300 रुपए का वीक हैंड होता तो अलग बात थी, 165 रुपए का वीक हैंड है तो बहुत अलग बात है। तो मुझे लगता है अनिल जी आगे पीछे करके कई लोग ये बार बार मुझसे पूछते हैं, तो डेल्टा में मैं बोल रहा हूं क्या आई एम स्टिकिंग माय नेक आउट कि 160 और 180 के बीच में डेल्टा जरूर लेके रखना चाहिए। दूसरी चीज अनिल जी मार्केट में दम ज्यादा नहीं है, और अब हर हफ्ते हम इंडेक्स में ही काम कर रहे हैं, और इंडेक्स में बहुत अच्छे मौके मिलते हैं, सारी गेम ऑप्शन में है। लॉन्ग टर्म स्टोरी अनिल जी मैंने आपसे शेयर भी की थी, कुछ नहीं है, वीकली लाइफ है इंडेक्स में। तो अनिल जी इस वीक के लिए मेरे पास 2 स्प्रेड्स हैं, एक मैं वैसे सुबह क्लाइंट से या ट्विटर पे शेयर कर चुका हूं, लेकिन अभी भी वो वैलिड है टू लार्ज एक्सटेंट, और बियर स्प्रेड और एक बुल स्प्रेड है अनिल जी, और उसमें आपकी राय भी चाहूंगा, क्योंकि जैसे पिछले हफ्ते भी, मतलब पिछले हफ्ते हमने एक रेंज आपसे पूछ के की थी, और उस रेंज में दोनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा था अनिल जी स्प्रेड्स में, तो मुझे लगता है कि ये स्प्रेड में भी रहना चाहिए, तो मैंने जी वो शेयर करना चाहूंगा। और अनिल जी एक और चीज रिपीट कर रहा हूं, आईटीसी एचडीएफसी बैंक को आउट परफॉर्म करेगा। 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार आई थिंक अनिल जी 275 पे अटेम्प्ट किया उसने, कॉल्स भी आई, उसके बाद वहां से फिर फिजल आउट होकर 265 आया, अब कन्विंसिंगली 275-76 के ऊपर, 80 के ऊपर खड़ा हो गया है। वेरी सून आई थिंक आईटीसी विल क्रॉस 300। तो अनिल जी आईटीसी में अभी भी सेम व्यू है कि वो एचडीएफसी बैंक से को आउट परफॉर्म करेगा और 300 की तरफ बढ़ रहा है। और अनिल जी अब मैं आपसे दोनों स्प्रेड शेयर करना चाहता हूं। जी सर बताएं पहला स्प्रेड आज के लिए। अनिल जी पहला स्प्रेड है जो हमने सुबह दिया था, मैं ये कैविएट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनिल जी सुबह 20 रुपए क्रेडिट में बन रहा था, अब उसमें क्रेडिट 4 रुपए रह गया है। इसका मतलब यह है कि अगर सुबह जिसने बनाया उसको 20 रुपए का 16 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो अनिल जी 15,600 की एक पुट लेनी है, 15,400 की 2 पुट बेचनी है। फिर रिपीट कर रहा हूं अनिल जी, अभी निफ्टी चल रहा है 15,650, हमें 600 की एक पुट लेनी है, 15,600 की, 15,400 की 2 पुट बेचनी है। इसको करने में अनिल जी मुझे 4 रुपए का क्रेडिट मिलेगा, इसको करने में 4 रुपए का क्रेडिट मिलेगा। नीचे में सेफ हूं अनिल जी 15,200 तक, मेरे हिसाब से 15,350, 15,400 नहीं टूटना चाहिए निफ्टी इतनी जल्दी। हालांकि अनिल जी ये मेरा शॉर्ट टर्म हफ्ते का व्यू है, मैं अभी भी बोल रहा हूं 15,000 टूट सकता है, ये लार्जर टर्म लार्जर व्यू जो अगले 3 महीने के लिए स्टिल वैलिड है। इस हफ्ते के व्यू में अनिल जी 15,300 नहीं टूटना चाहिए, तो उसके चलते अनिल जी 15,600 की एक पुट लेनी है, 15,400 की 2 बेचनी है, 4 रुपए का आपको क्रेडिट मिलेगा, सेफ हुआ 15,200 तक, ऊपर में कोई लॉस नहीं है। 15,600 से 15,200 कहीं निफ्टी बंद हो गया, आपका जैकपॉट लग जाएगा। दूसरा स्प्रेड है अनिल जी, वो बुल स्प्रेड बनाना है, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है अनिल जी। सबसे बड़ी चीज है कि आज का जो फॉल है वो सारा का सारा 90% रिलायंस की वजह से है,
तो रिलायंस थम सकता है, थोड़ा सा रिकवर कर सकता है, और बाकी स्टॉक्स जो रिलायंस के सेंटिमेंटली घटे हैं उनमें अनिल जी हम अपमूव अगले 2-3 दिन के अंदर भी देख सकते हैं। तो उसके चलते अनिल जी एक बुल स्प्रेड भी जरूर होना चाहिए हमारे पास। और बुल स्प्रेड अनिल जी निफ्टी 15,650 ही चल रहा है, 15,650 की कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है अनिल जी 158.60 रुपए, और 15,850 वाली 2 कॉल बेचनी है जिसका भाव चल रहा है अनिल जी 75 रुपए। इस स्प्रेड में अनिल जी 6 रुपए की कॉस्ट आएगी। जो हमने बियर स्प्रेड बनाया था उसमें 4 रुपए का क्रेडिट था, इस स्प्रेड में 6-7 रुपए डेबिट है। तो अनिल जी 15,650 एक, 15,850 2, मैं सेफ कहां तक हूं 16,050 तक। तो अनिल जी जिसको एक बनाना है एक बनाए, 2 बनाना है दोनों बना सकते हैं। रेंज क्या हो गई अंकल अनिल जी 15,200 16,050, ये 850 पॉइंट की रेंज में अनिल जी अगर दोनों स्प्रेड बनते हैं तो कहीं भी निफ्टी बंद होगा आपको प्रॉफिट होगा, और बीच में भी अगर 25-30 रुपए मिले तो अनिल जी हम इसको बुक कर सकते हैं। तो ये ब्रॉड रेंज है मेरी, अगर किसी को थीटा स्कैल्पिंग करनी है तो ये आई थिंक रूट बहुत अच्छा है। अदरवाइज अनिल जी मेरा इंडेक्स में अभी भी कोई बहुत ज्यादा स्टॉक्स में कोई बहुत ज्यादा मन नहीं है अनिल जी। स्टॉक्स में अगर आप पिछले 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन की इवैल्यूएशन करें, लिया बेची, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट, ऊपर नीचे, अनिल जी स्टॉक में कुछ आनी जानी नहीं है। तो अनिल जी बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी, स्टॉक्स आपको फ्रस्ट्रेट भी करेंगे। अनिल जी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं, जितने भी स्टॉक्स ये पिछले मतलब हाई से घटे हैं, चाहे 115-10 रुपए वाला सेल या 400-600 प्लस वाला हिंडाल्को और एचडीएफसी या कोई भी अनिल जी स्टॉक की बात करो, जो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट मेरे हिसाब से है वो 35% की आएगी अनिल जी, 35% की। अब उसमें आपको मन बनाना है कि आपने वहां तक वेट करनी है या बेचना है या और बेचेंगे और उस अपॉर्चुनिटी को मिस करेंगे कि नहीं करेंगे। सो अनिल जी मैं इसका एग्जांपल देता हूं, अगर 100 रुपए का सेल 70 रुपए आया, 30 रुपए घटा, तो उस 30 रुपए का 35% रिट्रेसमेंट हो सकता है अनिल जी, वो कि 10-12 रुपए। ये दिस इज वैलिड टू 90% ऑफ स्टॉक्स। अगेन आई एम सेइंग अनिल जी 10% एक्सेप्शंस हो सकती हैं, बट 90% ऑफ स्टॉक्स में जो भी ऊपर से घटे हैं ये 35% तक की रिट्रेसमेंट हो सकती है। अब उसके लिए अनिल जी जो फंसा हुआ है उसके लिए तो अलग है, अब वो होती है नहीं होती है उसके लिए मैं नया लेन नहीं करूंगा, लेकिन अनिल जी इंडेक्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है 500-600 पॉइंट में, नीचे ऊपर नीचे। और जो आपने भी बड़ा अच्छा 2-3 दिन से मैंने आपको एक साथ सुना कि आप भी इंडेक्स में बहुत कर रहे हैं कि नीचे में वही लेना है ऊपर में वही बेचना है, बहुत अच्छा ट्रेड है। तो अनिल जी मोर एंड मोर पीपल शुड गेट इनटू इंडेक्स एंड स्टे अवे फ्रॉम स्टॉक्स में कुछ मजा नहीं है। परफेक्ट है सर। तो पहली स्ट्रेटेजी जो है वो निफ्टी में बिकवाली की तरफ जो पुट स्प्रेड बनाना है, आपको पुट खरीदना है 15,600 का और 2 पुट बेचने हैं 15,400 के, 4 रुपए की क्रेडिट में बनेंगे। इसमें आप कह रहे हैं कि 15,600 के नीचे बंद हुआ तो समस्या है, राइट? नहीं 15,600 के ऊपर 15,200 तक सेफ है, नीचे 15,200 तक है, और ऊपर तो नहीं जी 4 रुपए आए हुए हैं, कोई लॉस हो ही नहीं सकता। नहीं 2 पुट बेच रहे हैं ना आप, एक्स्ट्रा बेच रहे हैं सर। हाँ तो तेजी है, तो ठीक है, तेजी का ही आपका। हाँ ठीक है, तेजी का ही, ठीक है। तो नीचे 15,200 के नीचे बंद हो तो ही समस्या है, ठीक है, परफेक्ट है, ओके। और दूसरा है आपका कॉल का 15,650 का एक कॉल खरीद रहे हैं और 2 कॉल बेच रहे हैं 15,850 का, और ये 16,050 के ऊपर बंद हुआ तो ही समस्या है, राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। सही। तो 16,200 इसका भी मैं एक रीजन बता देता हूं, क्योंकि जो लेवल है बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का वो है 15,900-950। अनिल जी पिछली बार भी 2 बार से वहां से नहीं क्रॉस कर पाया। क्रॉस क्या कर पाया अनिल जी, एक दिन नहीं टिक पाया। तो अभी भी लगता है कि वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। तो मुझे लगता है कि जब तक 15,950 करे तो इसका स्टॉप लॉस मानना चाहिए, अदरवाइज 16,050 तक सेफ है। आज के बाद 4 दिन की ट्रेडिंग है, मुझे नहीं कोई उठापटक लगती, और आज की वॉलिटिलिटी के बाद अगले 2 दिन थोड़ा सा साइडवेज रहेगा मार्केट। मैं सहमत हूं, क्योंकि पिछली बार अपने 15,180 15,200 के आसपास लो बनाकर वहां से रिकवर होकर आए, 16,927 बनाए, सॉरी 15,927 बनाया, और तो ऊपर में आप 16,050 तक सेफ है, तो वो पार करने की जल्दबाजी है नहीं, और पुराना लो भी तोड़ने की जल्दबाजी है नहीं। देखो प्रोबेबिलिटीज पे तो काम करना ही होता है, तो उम्मीद तो कर सकते हैं कि इस गुरुवार तक, क्योंकि ये तो इसी गुरुवार तक की वीकली है। तो आशु जी आपकी रेंज तो समझ में आ रही है, परफेक्ट है। मेरे ख्याल से एक नहीं दोनों ही बनानी चाहिए। अच्छा, हाँ, जो आशु जी कह रहे हैं वो एक नहीं दोनों ही बनानी चाहिए, दोनों में आपके लिए पैसे बनने के चांस पूरे हैं। दोनों तरफ से दोनों तरफ बन जाएंगे आप, ये पुट वाली भी बनाइए, कॉल वाली भी बनाइए, दोनों तरफ बन जाएंगे, ये तो ठीक है सर। स्ट्रेटेजी से तो सहमत हूँ, लेकिन ये आप जो बार बार बीच बीच में किससे मिल, आजकल आपकी मीटिंग ज़्यादा किससे होती है, मुझे ये बताइए, किससे मिल रहे हैं आजकल आप? कोई बहुत सीनियर आपके ऐसे एक्सपर्ट क्लाइंट्स हैं जिनसे आपकी मीटिंग रेगुलरली होती है, या आपके ऑफिस में बॉस लोग, आपके कलीग बहुत सीनियर हैं?
आप अंकल बोलते किसको है जिनको बोलने की वजह से आपकी जो आदत पड़ी हुई जो बार बार निकल रही है? अनिल जी बोला, अनिल जी बोला नहीं, मैंने अपना स्ट्रोक चेक कर लिया, फॉरवर्ड आया था लेकिन बॉल देख के एकदम करेक्ट कर लिया मैंने। रुक गया अनिल जी, निकल गई, नो बॉल हो गई वो। बाहर कहीं नहीं होती, फैमिली में ही होती है। नो बॉल हो गई वो, निकल गई थी बॉल। फैमिली में ही होती है बस। मतलब मेरे में ऐसा क्या आपको अंकल जैसा लग रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं अनिल जी, आप में नहीं लगता, वो एक वो जो फ्लो में बोल रहे होते हैं तो अनिल जी वो चीज होती है, और आप में या किसी में नहीं लगता। अगली बार से कुणाल जी को बोलते हुए बोल दूंगा अनिल जी, वो बेटर रहेगा। थोड़ी रिलीफ तो मिलेगी मुझे उससे, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो हल्की रिलीफ तो मिलेगी। चलिए बढ़िया है जी। अच्छा बंसल जी कुछ कह रहे जी? बंसल जी, अनिल जी आजकल टाइम चेंज हो गया अनिल जी, आजकल नो बॉल पर वो फ्री हिट भी मिलता है अनिल जी, तो आपको फ्री हिट भी मिला अनिल जी। तो किसको मारूं? भाई साहब, जिस बॉलर की स्पीड 150 बॉल में मारा जाता है, जिस बॉलर की स्पीड 150 से ज्यादा की हो ना, उसका तो ओवर निकाल दो, वही ठीक है। उसके ओवर में मारने के चक्कर में मत पड़ो, विकेट बचा के रखो। बाकी कोई और होता तो मैं इतना थोड़े आसानी से छोड़ देता कि अंकल बोला। ये तो आशु जी, इसलिए मैंने भी धीरे धीरे छोड़ दिया। जी कुणाल जी। अनिल जी मैं कह रहा हूँ ये एक बार नहीं हुआ है अनिल जी, पहले भी हो चुका है। 3 बार और कीजिए अनिल जी, बार बार क्यों हो रहा है? 3 बार तक माफ है। एक जीवन दान और है अभी। आइए बिल्कुल आपके लिए, हिमांशु जी के लिए, और उसके बाद सेठी साहब भी जुड़ने को तैयार है। हिमांशु जी आपकी बार तो बराबर है ना, बजाना है ना बिल्कुल? हाँ जी अनिल जी, तैयार है ना आप? हाँ जी। हाँ चलिए बिल्कुल। जी सर बताएं। अनिल जी देखिए, खरीदना है स्टॉक, और वो खरीदना स्टॉक है जो काफी पिटा हुआ स्टॉक है, काफी समय से एक अंडर परफॉर्मर था। और अनिल जी मेरा लॉजिक सिंपल है, इस बाजार में इतनी तेज वॉलेटिलिटी में स्टॉक्स ऐसे बॉटम या रोटेशन करते हुए नजर आएंगे कि पता नहीं चलेगा। लास्ट टाइम मुथूट फाइनेंस हमने 5-6% ऊपर अनिल जी, मुझे नहीं याद है, काफी महीनों से देखा था। ऐसे ही अनिल जी एक और स्टॉक है जो कि काफी पिटा हुआ है रियलिटी स्पेस से, गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो कि लगातार एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाते आया है, लेकिन ऑफ लेट अनिल जी एक मेजर लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के आसपास स्टॉक आके रुका है। 1150-1160 रुपए के आसपास एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, और उसके पास आके अनिल जी यहाँ पर एक सीरीज ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला। साथ ही साथ जो पिछले हफ्ते की पूरी वॉलेटिलिटी थी उसमें ये स्टॉक ने अपना लो नहीं निकाला, और आज चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे हैं अनिल जी जो तेज होने के बाद भी जिनमें डेरिवेटिव्स के डेटा फ्रंट में पॉजिटिव एक्शन देखने को मिला है। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक ऐसा स्टॉक है जिसमें 1200 की स्ट्राइक की कॉल में अनवाइंडिंग आज पहले ही देखने को मिल चुकी है, तो मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां से एक अच्छा रनअप दिखा सकता है, एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। 1200 की स्ट्राइक की कॉल खरीदेंगे, 65-66 रुपए के आसपास लेवल्स हैं, 55 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 80 रुपए का पहला टारगेट, 95 रुपए का दूसरा टारगेट। अनिल जी मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ से 1300 रुपए तक का मूव आने वाले कुछ दिनों में दिखाने के लिए तैयार है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो खरीदारी का मूड वापस बनता हुआ दिख रहा है सारे एक्सपर्ट का। 1220 के आसपास है स्टॉक, और यहाँ पर आपको कॉल ऑप्शन के जरिए करनी है खरीदारी। जोमेटो में 33 लाख शेयरों के सौदे और हुए हैं। जोमेटो में बड़ा काम हो रहा है लगातार। ओके चलिए, जोमेटो पर भी एक राय लेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से सेठी साहब से मुलाकात करने का वक्त है। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या इरादा, खरीदेंगे दोनों स्टॉक? गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी खरीदारी करनी है 2 स्टॉक्स में। आज थोड़ा बदलाव है सीरीज का, नई सीरीज का पहला दिन है जुलाई सीरीज का, तो एक F&O स्टॉक के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। एक F&O की और एक कैश मार्केट की। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बताएं सर। तो अनिल जी आज का F&O स्टॉक है जो जुलाई फ्यूचर्स खरीदने हैं। स्टॉक खरीदने की सलाह है IDFC के जुलाई फ्यूचर्स में, जो कि अभी 50 रुपए 40 पैसे 50 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए कंपनी, अनिल जी इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है बहुत ही डीपली अंडर वैल्यूड नजर आता है इन प्राइस पे। इस कंपनी का मार्केट कैप आ रहा है 8000 करोड़ का, जबकि इनके पास IDFC फर्स्ट बैंक में 36.49% स्टेक है, जिसकी आज वैल्यू होती है 7500 करोड़ के आसपास। मतलब IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक की जो स्टेक की वैल्यू से हो गया। इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में हमने देखा अप्रैल में इन्होंने एक डील करी बंधन बैंक लेड कंसोर्शियम के साथ अपने म्यूचुअल फंड्स के कारोबार को बेचने की, जो 4500 करोड़ रुपए में डील हुई है, रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए पेंडिंग है।
मुझे लगता है वो देर सवेर आनी चाहिए। अब 2 महीने हो गए तो जल्दी उसका भी आ जाना चाहिए। तो वो 4,500 करोड़ रुपए एक एक्स्ट्रा इसकी वैल्यूएशन में दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है वो आने के बाद वी डू नॉट नो बट एक अच्छा हेफ्टी डिविडेंड भी कंपनी डिक्लेयर करनी चाहिए। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है ये जो स्टॉक उस खबर पे 70 रुपए तक चला गया था, वहां से अच्छी खासी पिटाई होके ये आज 50 के लेवल पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 54 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 49 रुपए का, 49 का। 49 का स्टॉप लॉस, 54 का टारगेट। और बिल्कुल मेरे भी रेडार पे था ही, लेकिन मैं मार्केट के मूड के हिसाब से दे नहीं रहा था। मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले मैंने दिया भी था IDFC, लेकिन हाँ बड़ा डिविडेंड आने की तैयारी है, क्योंकि जो बेचा है वो इन्होंने वो स्टेक, उसका पैसा तो आएगा अल्टीमेटली आना ही है। तो सेठी साहब की राय एकदम परफेक्ट है। 54 रुपये के टारगेट के लिए IDFC लिमिटेड में खरीदारी करने का मौका आपके लिए बन जाएगा। बताएं सर दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक अनिल जी आज टेक्सटाइल स्टॉक है, मेरा एक पसंदीदा सेक्टर रहा है। स्टॉक का नाम है इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 132 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। ये स्टॉक भी अपने जो हाईज है, ईयरली हाईज 300 के आसपास के हाईज थे, वहां से अच्छा खासा बहुत ही बड़ा करेक्ट होके इन लेवल्स पे आया और सभी टेक्सटाइल स्टॉक्स में हमने करेक्शन देखा। बट मुझे लगता है अब वापस से ये सब स्टॉक्स चलने के लिए तैयार है। ये कंपनी होम टेक्सटाइल सेगमेंट की लीडिंग कंपनी है, जो कि बेडिंग, क्विल्स, फिर पिलोज और स्लीपिंग बैग्स इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी का 93% ऑफ रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स और हाल ही में हमने जो रुपए में भारी गिरावट देखी है उसका एक बड़ा फायदा सभी टेक्सटाइल कंपनीज को होना, पर्टिकुलरली इन जैसी कंपनी जो 93% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से अर्न करती है। यूएस इनका मेन मार्केट है और वहां पे बेडशीट्स के मार्केट में तो इनका 20% मार्केट शेयर है। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%। फिर मार्च क्वार्टर बहुत ही दमदार था, 85 करोड़ का पैट था 85 करोड़ का, जो कि पिछले साल मार्च क्वार्टर में सिर्फ 57 करोड़ का पैट था। डेट इक्विटी रेशियो भी लो है या मैनेजेबल है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से कमाल करना चाहिए, बहुत ही अच्छे लेवल्स पे आ गया। FIs DIs भी अराउंड 10% स्टेक ओन करते हैं और मुकुल अग्रवाल जी भी अराउंड 1.22% स्टेक ओन करते हैं इस कंपनी में। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए। 145 के शॉर्ट टर्म टारगेट जो जल्दी आने चाहिए और 127 का स्टॉप लॉस रखना। तो ये है आपके लिए इंडो काउंट दूसरा स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती दिख रही है। I फॉर IDFC, I फॉर इंडो काउंट, दोनों स्टॉक खरीदारी करने के लिए 127 का स्टॉप लॉस, 145 का टारगेट, 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी तैयार। आइए लेते हैं अनिल से उनकी स्ट्रैटेजी। सर डाउ फ्यूचर्स रिकवरी के मूड में दिख रहे हैं। अब सिर्फ 70 पॉइंट नीचे है। नैस्डैक फ्यूचर्स में अच्छी रिकवरी आ गई, तो 1 पॉइंट पर ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे थे, नैस्डैक फ्यूचर्स में भारी गिरावट थी। दोनों में आ रही है रिकवरी। आज तो पूरा सेशन है, बट फिर 3 दिन का वीकेंड है अमेरिकी बाजारों में, तो उस लिहाज से भी आज अमेरिकी बाजारों में आपको थोड़ा वॉलेटाइल एक्शन दिख सकता है, जैसे कल वॉलेटिलिटी थी। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर भी आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। 0.5% ऊपर यूरोप के बाजार ट्रेड कर रहे हैं। कच्चा तेल $110 के आसपास है, कोई परेशानी वहाँ पर नहीं है। एशिया में ऑफकोर्स कमजोरी थी, जापान 0.25% नीचे था और चीन में भी हमने गिरावट देखी। हांगकांग के बाजार तो आज बंद ही थे। ताइवान का बाजार रखिए सर नज़र, 3.5% ये गिरा है। हालांकि हम वो फोकस नहीं करते हैं, बट एक बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको आती दिखी। बट ओवरऑल अमेरिकी फ्यूचर्स और यूरोपियन मार्केट्स ठीक दिख रहे हैं इस समय। हमारे बाजार भी बैंक्स में रिकवरी है। क्या करना है सर? इंतजार कुछ नहीं, अभी ऊपर आने का या नीचे आने का रेंज में सही लेवल पे आने दीजिए, उसके बाद एक्शन लेंगे। और सही लेवल है अब एक्चुअली 16,800 के पहले बेचना बनता नहीं है। 16,800 पे सोचेंगे मूड माहौल को देखकर। बढ़िया जगह 850 से 900 सॉरी 15 आशु जी बुरा मान जाएंगे। हाँ 15,800 के आसपास आने दीजिए, वहाँ पर बेचना बनता है। तो 15,800 के आसपास सोचेंगे और 15,850 900 तो पक्का बेचना है अगर आया तो। नीचे में सिंपल है, 15,600 के नीचे खरीदने का सोचेंगे। 15,550 सही जगह जहाँ एंट्री करनी है अगर आया तो। अब मैं आपको थोड़ा डेटा बता दूं, सीरीज का पहला दिन है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है अब से लेकर 3 बजे तक? 15,700। 15,700 के पुट पर 37 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 40 लाख शेयर हैं। कॉल राइटर थोड़ा सा भारी है क्योंकि आज 28 लाख शेयर कॉल्स में जुड़े, थोड़े ज़्यादा जुड़े हैं। यानी कि 15,700 के ऊपर 3 बजे के पहले निकलकर टिकना जरूरी है अगर ताकत दिखानी है तो। तो बचे हुए 1 घंटे में 15,700 के ऊपर हैं तो खराब है। जितना 15,700 के नीचे उतने आप खराब मानकर चलें। 15,700 को वो बीच वाली रेखा मान लें, यानी कि आप इस वक्त एक तरह से 20 पॉइंट कमजोर है, ऐसा मान के चलें। 15,600 के नीचे नहीं जाएंगे
और क्लोज नहीं होंगे, ये इसके चांसेस पूरे हैं, क्योंकि 15,600 पर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 53 लाख शेयरों का, और ऊपर में 15,800 पर 51 लाख शेयर हैं, तो वो भी पार नहीं होगा। तो आपके 200 पॉइंट की रेंज होगी 15,600 15,800, और बीचों बीच में 15,700 आपके लिए ये आपका ट्रेंड डिसाइडर हो गया एक तरह। तो 3 बजे तक 15,700 इंपॉर्टेंट, क्लियर है। 15,700 के ऊपर निकल कर टिक गए तो 750 800, 15,700 के नीचे रहे तो 650, और उसके बाद 600 तक की जगह बनेगी। ये हो गया आपका निफ्टी। तो इस जगह पर अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। डाउ फ्यूचर्स चूंकि इंप्रूव हो रहा है, होने दीजिए, अगर ग्रीन में आ जाए, थोड़ा ऊपर मिले तो वहां पर बेचिए, और नहीं खराब हो जाए तो नीचे के लेवल पे आएगा तो वहां पे खरीदने के बारे में सोचना है। अब आइए बैंक निफ्टी। 33,000 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 26 लाख शेयर वहां पर पुट में है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 33,500 हल्की फुल्की रुकावट की जगह जहां 18 लाख शेयर है। तो अब आपको वापस से अगर 33,200 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है वहां खरीदना है, या फिर 33,500 के ऊपर निकल कर टिक गया 3 बजे के पहले तो भी खरीद लेना है। अच्छा, हाँ, 33,500 पार करके टिका तो 33,650, 33,725 2 लेवल और आएंगे आज या सोमवार तक के लिए। ठीक है। तो इसलिए बैंक निफ्टी ज़्यादा ताकत दिखा रहा है, खरीदने का मन हो तो पहले खरीदने की कोशिश बैंक निफ्टी करें, इसमें कोई डाउट नहीं, ये साफ दिख रहा है। तो ताकत बैंक निफ्टी में ज़्यादा है, क्लियर कट, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है सर, ये है। तो या तो 33,500 के ऊपर टिकने पे खरीदना है, या फिर 33,200 पे खरीदना है। डे हाई पर आ रहा है बैंक, डे हाई पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बैंक निफ्टी, बढ़िया मूव आ रही है। चलिए, 2 दिनों से बैंक निफ्टी की लीडरशिप फिर से लेने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। और वैसे देखा जाए तो एक्स रिलायंस बाजार ज़्यादा खराब नहीं है, एक्स रिलायंस खराब नहीं, वही सर। रिलायंस को हटाकर आप देखेंगे तो ऐसे इंडेक्स में भी कोई समस्या नहीं। बढ़ने वाले शेयर बीएससी पर 1575 है, घटने वाले 1775, यानी कि 200 शेयर ही ज़्यादा कमजोर है। बिल्कुल। एनएससी पर बढ़ने वाले 875 हैं, गिरने वाले 1075 हैं। तो मतलब इतना बुरा माहौल है नहीं ब्रॉडर मार्केट। बिल्कुल, ब्रॉडर मार्केट फिर भी थोड़ी ठीक है। आइए जय के पास चलते हैं और लेते हैं जय का जैकपॉट। बताएं जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। मार्केट्स में 15,500 के आसपास से एक जबरदस्त रिकवरी देखने मिल रही है। इनफैक्ट जहां तक मुझे याद है अनिल जी ने और मैंने दोनों ने कहा था कि प्रॉफिट बुक कर ही लेना चाहिए, बस डे का लो हो सकता है वो, आई मीन नॉट फॉर डन फॉर टुडे हो सकता है, और वही हुआ है, डन फॉर टुडे हुआ है। इनफैक्ट अच्छा रिवर्सल देखने मिल रहा है, मैं तो कहूंगा। एशियन पेंट्स का एज ऑफ नाउ आप 2800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चले थी, ये करीब अभी ट्रेड कर रहा है 74 पर। सो 74 रुपए पर आप 2800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे एशियन पेंट्स का। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए 59 पर। सो करीब 15 पॉइंट का आपका एक डाउनसाइड रिस्क है थी। बट देन टारगेट्स ऊपर में जो निकल कर आ रहा है, पहला टारगेट इसका बन रहा है 93 का, एंड सेकेंड टारगेट वुड बी 108। सो 93 एंड 108 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे। क्रूड में गिरावट है 2 दिनों से तो जबरदस्त, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से पीडीलाइट और एशियन पेंट्स में आज एक रिकवरी देखने मिली है, और ये पूरी ओवरऑल जो रिकवरी देखने मिली है एशियन पेंट्स में फ्रॉम द लोज ऑफ 2580 टिल द हाइज ऑफ 2827, एक इंपल्सिव मूव भी है। 5 वेव राइजिंग स्ट्रक्चर है, एक अच्छा रिट्रेसमेंट हुआ है, और क्रूड में बढ़त हुई थी थोड़ी, जो बाउंस बैक देखने मिला, बट ये स्टॉक ने गिव अप नहीं किया। इनफैक्ट आज अच्छा रिवर्सल है। आई थिंक दिस विल कंटिन्यू अंटिल द लेवल्स ऑफ 2900 दीपांशु। सो एशियन पेंट्स का आप 2800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीद के चल सकते हैं। तो यह है एशियन पेंट्स जिस पर नजर रखनी है, इस पर एक्शन आ रहा है, बट नजर पूरी की पूरी आईटीसी पर है। निफ्टी का टॉप गेनर है 3.5% ऊपर, और हमारी टीम बता रही है कि 3 साल की ऊंचाई पर आपको आईटीसी इस समय ट्रेड करता है। दीप नजर भी लगती है सर, नहीं भूल जाते हैं सर, इग्नोर कर देते हैं। नहीं हाँ लग जाती है, लग जाती है। हाँ, यकीन नहीं है। एक बिगुल भैया हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। जी हिमांशु जी बताइए सर। अनिल जी आईटीसी में ही खरीदारी करनी है, और अनिल जी मच अवेटेड वीकली ब्रेकआउट, वो जो बड़ा हर्डल आईटीसी के लिए हमने हर बार देखा है 270 275 का, आज उसको डिसाइसिवली बहुत हैवी वॉल्यूम्स के साथ वीकली क्लोजिंग आईटीसी दे रहा है। मुझे लगता है कि जो इसकी जर्नी है 300 की वो स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत जल्दी ये स्टॉक 300 के पार को लेवल को पार करने की तैयारी कर रहा है। तो एज पर रिचुअल्स मुझे लगता है कि सुबह आज पिक ऑफ द डे दिया गया था ये ऑलरेडी शुभम जी की तरफ से, तो जहां भी हो मुझे थैंक यू कर सकते हैं।
बहरहाल फिलहाल फ्रेश ट्रेड अनिल जी ये है कि 285 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। वॉलेटिलिटी को देखते हुए आजकल ऑप्शंस की ट्रेड बेटर है, तो यहाँ पर 7 साढ़े 7 रुपए के आसपास 285 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। पहला टारगेट रहेगा 12 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 15 रुपए का, स्टॉप लॉस लगाना है 5 रुपए के नीचे का। आईटीसी में खरीदारी की राय है। और अनिल जी मुझे लगता है कि जी बिजनेस पर पिछले 15 दिनों में आईटीसी हर बार लगातार 255 260 के लेवल से लगातार रिकमेंड हुआ है, तो व्यूअर्स का इसमें जबरदस्त प्रॉफिट जरूर बना है। आईटीसी में यहाँ पर 285 वाली कॉल ऑप्शन खरीदनी है 7.5 रुपए में आपको, और स्टॉप लॉस लगाना है 5 रुपए का 12 से 15 रुपए तक के टारगेट के लिए। आईटीसी में बड़े ब्रेकआउट की है तैयारी, मुसीबत के वक्त यही काम आता है जब बाजार खराब होता है। एब्सोल्युटली। ओके, आइए बसिन साहब जुड़ने की तैयारी में, उससे पहले जल्दी से एक बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। जी सर फरमाएं, बताइए सर। अनिल जी खरीदारी की राय है जुबलिएंट फूडवर्क पर, जुबलिएंट फूडवर्क पर खरीदारी की राय है। ये स्टॉक भी काफी समय से रेंज में स्ट्रक है, अब रेंज से निकलने की तैयारी कर रहा है और ये स्टॉक भी एक अच्छा खासा उछाल दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, बहुत अरसे से जुबिलेंट फूडवर्क्स बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है और फिर एक सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा था और अब इसमें आता हुआ दिख रहा है एक बड़ा ब्रेकआउट। तो इन स्तरों पर जुबिलेंट फूडवर्क्स में हमारी खरीदारी की राय है। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 520 रुपए पर 520 रुपए 520 पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। पहला टारगेट होगा 565 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट होगा 585 रुपए का। 585 के टारगेट के लिए जुबिलेंट फूडवर्क्स में खरीदारी की राय। ओके, ये है आपके लिए खरीदारी करने के आए जुबिलेंट फूडवर्क्स में। इस वक्त आपके लिए 520 का स्टॉप लॉस लगाइए और 565 और 585 के टारगेट के लिए। दीप बसिन साहब जुड़ने से पहले मैं भी एक अपडेट दे दूं। एक तो हमने सुबह आज दिया था इन्फो एज, उसके तो सारे टारगेट 3610 वाला टारगेट हासिल हो ही चुका था, तो वहां पर तो हमने बोला भी था कि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉप टाइटन 1930 का हमने स्टॉप लॉस दिया, लगभग वहीं पर ट्रेड कर रहा है, तो अगर डे ट्रेडर आप हैं तो यहाँ पर ही अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लें, या फिर अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 1930 के ऊपर बंद होता दिखे तो भी काट लें। 1875 का हालांकि पहला टारगेट आया है बेचने के बाद में, अगर आपकी फिर भी शॉर्ट है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले। बैंक निफ्टी मैंने सुबह काटने के लिए आपको बोल ही दिया था कि अपनी शॉर्ट्स काट लीजिए, वापस अब हम ऊपर में मौके देखेंगे। आइए अब बसिन साहब से मुलाकात करने का वक्त है। बसिन के हसीन शेयर। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। अच्छी रिकवरी दिख रही है बाजारों में, हमारे यहाँ भी और अमेरिका में भी फ्यूचर्स पर। बताएं सर क्या है आउटलुक? आउटलुक अनिल जी आपको सुबह ही कहा था, और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि रिलायंस में 8-9% की करेक्शन आ गई। जो सबको रिलायंस था कि रिलायंस नहीं चलता, और अब रिलायंस नहीं चलेगा तो मिड कैप आईटी बैंक्स में बहुत रंगत है, और ये बहुत ही अच्छी मार्केट की एक बैलेंस जो है मिसिंग था वो हो गया, क्योंकि रिलायंस एक तरफ था और बाकी बाजार एक तरफ। आज गारंटी से बहुत तेज एफआई बाइंग आई है अनिल जी, और मैंने आपका कारण कहा था कि बॉन्ड यील्ड्स इन द यूएस आर बिलो 3, ऑल 75 बेसिस पॉइंट एज अ मैक्सिमम इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन, और इक्विटीज आर एट द बेस्ट एसेट क्लास, और इंडियन इक्विटीज विल आउट परफॉर्म। तो आपको अपडेट भी दे दूं, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, सुमित जीएमआर दिया था, सबने टारगेट हिट कर दिया, और गोदरेज प्रॉपर्टी। अब आपके लिए 2 नहीं 3 कॉल हैं, और तीनों मेरे हिसाब से आउट परफॉर्मर होंगे। जी सर बताएं। सबसे पहले लीजिए आरती इंडस्ट्रीज। आरती विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, सबसे ज्यादा बेंजीन प्रोडक्शन है, और आफ्टर डीवी इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एपीआई प्लेयर, और बेंजीन के प्राइसेस हाइड्रोकार्बन से लिंक्ड है, तो अगर कमोडिटीज में सेल ऑफ आ गया इसके मार्जिन बढ़ने ही बढ़ने हैं। 695 696 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 682, टारगेट ऑफ 725। दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक्स में कोई अगर नंबर आएंगे पीएसयूज में सबसे शानदार, स्टेट बैंक से भी अच्छा वो बैंक ऑफ बड़ौदा, 96 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 93, 104 का टारगेट। और तीसरा सबसे बढ़िया प्ले टाटा स्टील 870। सारी बैड न्यूज इसमें है, इफ स्टील प्राइसेस स्टार्ट टू गिव वॉल्यूम, टाटा स्टील विल बी बिगेस्ट बेनिफिशियरी एंड कोरस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो 865 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 851, 910, 915 का टारगेट। ओके, तो 3 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय। आरती इंडस्ट्रीज 682 का स्टॉप लॉस, 725 का टारगेट। बैंक ऑफ बड़ौदा 93 स्टॉप लॉस, 104 का टारगेट। टाटा स्टील 851 का स्टॉप लॉस,
टारगेट 910 से 915 के ये बसिन साहब की तरफ से 3 बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए आते हुए इस वक्त दिख रहे हैं, इन पर रखिएगा नज़र। बिगुल मुदित जी के लिए मुनाफे वाला मुदित। बनाए सर। यहाँ पर एक स्टॉक बाय करके चलना है जहां पर बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बाय करेंगे पीएफसी 105 रुपये 50 पैसे सीएमपी है, बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट बनेगा 111 रुपए का, दूसरा टारगेट 114 का, स्टॉप लॉस रहेगा 102 रुपए का। स्टॉक में ईयरली लो बना, वहां से बढ़िया बाउंस बैक दिखाया और फिर कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था चार्ट्स पर। उस कंसोलिडेशन में स्टॉक में फ्लैग पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जिस तरह के स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ से बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। साथ के साथ अगर वीकली चार्ट्स पे देखेंगे तो आज के सेशन में देखिए, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, वीकली हाई पर जो स्टॉक क्लोज हो रहे हैं वहां पर नेक्स्ट वीक में रैली एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। और अगर हम पीएफसी को देखते हैं, यहाँ पर भी वीकली हाई पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। साथ के साथ डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है। ये सारी चीज देखने को मिल रही है। लग रहा है बड़ा अपसाइड मूव आ सकता है। 111 114 के टारगेट्स के लिए पीएफसी को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 102 का। 102 का स्टॉप लॉस, 111 114 के टारगेट, पीएफसी में करे खरीदारी। जय की तरफ से आ रहा है जैकपॉट, उससे पहले तैयार है हिमांशु जी। हिमांशु जी मतलब शुरुआत से 2020 वाले प्लेयर रहे हैं। अनिल जी, कल जब आपने कहा था कि तैयार नहीं हो, आपके पास कॉल्स नहीं है, उसके बाद मैंने आज जरा प्रैक्टिस करी है। ओ, दिल पे ले लिया। अच्छा, बिल्कुल हिमांशु जी के लिए। हिमांशु जी का कॉल हो जाए उसके बाद कुणाल जी से मेरे को बंसल जी से एक ओपिनियन भी लेनी है। बाकी लोग भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं ये दोनों ही दे। एक बहुत इंटरेस्टिंग ओपिनियन लेनी है, वो मैं आता हूँ उससे पहले। हाँ जी, हाँ भूल ना जाओ इसलिए मैंने बोल दिया। हाँ हिमांशु जी बताइए। अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक में आज 33,200 के नीचे जो छोटा सा एक स्पाइक लगा था कैश में, उसमें शॉर्ट ट्रैप होते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है यहाँ पर 33,500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन को खरीदारी करके चला जा सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। मेरा मानना है कि यहाँ पर 33,750 33,800 तक की रैली मंडे के सेशन में आते हुए नजर आ सकती है। तो यहाँ पर 33,500 की कॉल अनिल जी लगभग 375-80 के करंट लेवल्स हैं, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 310 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट रहेगा 450 रुपए का, दूसरा टारगेट 530 रुपए का। निफ्टी बैंक के 33,500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, 33,500 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का अभी से खरीद ले, पार होने के पहले ही। और यहाँ पर आपके लिए हिमांशु जी बुलिश होता दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी तैयार हो रहा है, निफ्टी भी 15,700 के ऊपर आ गया। 3 बजे के पहले 15,700 पार करके टिक रहा है, ताकत दिखा रहा है। वाह, बहुत ही बढ़िया। और कल तो हम 250 पॉइंट, 300 पॉइंट नीचे था डाउ, फिर भी हम गिरे नहीं, फिर भी नहीं गिरे। तो आज तो 70 ही है। लग रहा है ऊपर आने की तैयारी, कोशिश पूरी है। ओके, तो हिमांशु जी का 33,500 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। लेवल्स आपके सामने स्क्रीन पर नोट कर लीजिए। आइए जय ठक्कर के लिए गूगल कैश का ऑप्शन। बताएं जय। जी अनिल जी, मेरा भी बैंक निफ्टी पर ही कॉल है एंड मेरी स्ट्राइक डिफरेंट है। आई मीन हिमांशु से एक स्ट्राइक हायर मैंने चूज की है। 33,600 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 335 पर अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप 198 पर स्टॉप लॉस लगाया, 335 पर आप खरीदे। 33,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखने मिली कि एक अच्छा खासा एडिशन लोअर लेवल्स पर हमें देखने मिल रहा है आज बैंक निफ्टी में। 33,000 के स्ट्राइक पर तो एक अच्छा हमें देखने मिला ही कि वहां से एक रिवर्सल आया। बट देन मोर इम्पोर्टेंटली निफ्टी में भी ये चीज देखने मिली है कि 15,500 के लेवल्स जो हम देख रहे थे वो होल्ड आउट कर गए, और उसका वन ऑफ द मेजर रीजन इज बैंक निफ्टी की रिकवरी। एंड 33,500 के ऊपर फ्यूचर्स के अगर हम डेटा देखें तो अच्छी तरह से वहां पे सस्टेन कर रहा है। सो ऊपर में जो टारगेट्स जिसके निकल कर आ रहे हैं वो 496 से लेकर 600 के, 496 600 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। 335 पर सजेस्ट किया 198 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है जी कि नेक्स्ट लेवल्स जो बैंक निफ्टी में देखने चाहिए वो है 33,800 फर्स्ट एंड सेकंड वुड बी 34,000। सो ये पहले तो 33,800 तक जाएगा। सो 300 पॉइंट स्ट्रेट स्पॉट में आपको देखने मिलेंगे। फ्यूचर्स में इट्स कंफर्टेबली ट्रेडिंग अबाउट 33,500 एंड आई थिंक वो होल्ड आउट भी कर रहा है, सस्टेन भी कर रहा है। 33,800 स्पॉट के लेवल से एंड देयर आफ्टर 34,000, ये दो लेवल्स
हमें क्विकली देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में, जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। और अनिल जी निफ्टी के लिए भी मैं वेट कर ही रहा हूँ, इनफैक्ट वहां पे भी दे ही देता। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम मोर डेटा। अगर वहां पे आ गया और क्लैरिटी तो वहां पे भी एक बाय रिकमेंडेशन में दे ही दूंगा। कौन सा वाला चाहिए? नहीं अनिल जी, जो भी मेरे पैरामीटर्स अनिल जी वो मैं देखता हूँ, वो और आपका सपोर्ट रहा अनिल जी, तो वो तो अबाव ऑल है। बिल्कुल, चलो बढ़िया है। तो 3 बजे तक 15,700 के ऊपर निकलने की कोशिश होती हुई दिख रही है। बिल्कुल डेटा पर आप फोकस करें, लेवल्स थोड़े पार करके तेजी दिखाने के मजबूती के मूड में है। डाउ फ्यूचर्स सिर्फ 50 पॉइंट है, इस स्पीड से सुधर रहा है। हो सकता है 3:30 बजे तक आपको हरियाली यहाँ पर नजर आ जाए। चलिए, लेकिन जय को थोड़ा सा वक्त देते हैं। तब तक हाँ, एक सवाल एक पूछना था मुझे, हाँ, जो अभी मेरे ख्याल में आया, क्योंकि अभी आशुष जी बोल रहे थे ना कि मैं सारे एक्सपर्ट्स की कॉल्स पे ध्यान रखता हूँ जब मैं भले ट्रेवल भी कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा, कुणाल जी, ऐसा फीलिंग आया मुझे अभी कि आशुष जी आते हैं, अपना 8-10 मिनट का जो राष्ट्र के नाम संदेश है वो दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये लगातार फिर सब एक्सपर्ट्स को ही ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो क्या हमें स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करके ऐसा करना चाहिए कि एक बार में आशुष जी से 2 मिनट ही बात करें और 5-7 बार करें, तो वो भी अलर्ट है कि मेरा नंबर आने वाला है, मेरा कॉल अभी लेने वाले हैं। नहीं तो क्या उनका ध्यान सारे एक्सपर्ट्स की तरफ बाद में चले जाता है। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया, सही है या गलत जी कुणाल जी? नहीं अनिल जी, देखिए इसमें 2 बातें कहना चाहता हूं। अनिल जी देखिए, आप चाहे कुछ भी रणनीति अपना लें अनिल जी, आशु जी अनिल जी सारे एनालिस्ट पर नजर रखते ही हैं और आगे भी रखेंगे, जब शो पर हो तभी भी, जब शो पर ना हो तभी भी। और दूसरी बात अनिल जी, एक चीज और बताता हूं आपको जी कि अनिल जी कई सारे ऐसे देश हैं दुनिया के जो एम्बेसडर एट लार्ज अपॉइंट करते हैं अनिल जी। एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी दुनिया में घूम घूम कर उस देश का प्रचार करता है अनिल जी। ओके, तो एक ऐसा राजदूत होता है अनिल जी कुछ देशों का, जो किसी देश से जुड़ा हुआ नहीं है, पूरी दुनिया में घूमता है। तो अनिल जी आशु जी यही काम कर रहे हैं अनिल जी, इतना बढ़िया प्रचार जी बिजनेस का पूरे देश में कर रहे हैं। अभी दक्षिण भारत के दौरे से लौटे हैं। तो अनिल जी वाकई में अनिल जी इनकी यही बात हाईलाइट करना चाह रहा था कि इनको ऑफिशियली ब्रांड एम्बेसडर घोषित करना चाहिए अनिल जी। मैं क्या सोच के पूछा था आपने, क्या जगह उल्टा। अब तो बिल्कुल आशु जी, मतलब कम से कम आप तो ऑफ रडार हो गए अब आशु जी। आपने तो अपनी क्लीन चिट ले ली, अब आशु जी आपको तो ट्रोल करेंगे नहीं, बाकी बचे हैं बाकी सब। चलिए बढ़िया है जी। आशु जी इसी तरह से हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने रहे आप। वैसे एक चीज बता दूं आशु जी के बारे में, बोल जिस दिन आशु जी को लगेगा ना कि कवरेज गलत है, बराबर नहीं, वो मुंह पे बोल देंगे। बिल्कुल, वो आर्टिफिशियल हो ही नहीं सकते। मतलब अब सही गलत वाली बात छोड़ दो, उनको जो दिल में लगेगा वही बोलेंगे। तो जिस दिन लगेगा कि चैनल बराबर नहीं चल रहा है, ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, वो मुंह पे भी बोल देंगे। इसलिए आशु जी हमारे मतलब ब्रांड एम्बेसडर, सच्चे एम्बेसडर, जो सही बात है वही बोले जी। आशु जी ऑन एयर भी बोल देंगे नहीं जी? हाँ, ऑन एयर का ही तो डर है, वही तो डर है। अलग से फोन करके बोले तब तो कोई दिक्कत नहीं, डर उसी बात का तो है जी। आशु सर नहीं अनिल जी, ये बिल्कुल मतलब थैंक्स टू कुणाल जी जेन्युइनली फॉर मतलब माय अप्रिसिएशन टू हिम फॉर आइडेंटिफिकेशन। अनिल जी देखिए, जहां भी जाते हैं ना, एक हम मतलब अब हम सब इतना जुड़ चुके हैं कि एक बिल्कुल फैमिली की तरह है। तो अनिल जी सब आपकी, बाकी एनालिस्ट की, सबकी बात करते हैं, फीडबैक है जो हम शेयर करते हैं। और अनिल जी जहाँ पे मतलब एक जैसे ऑफिस होता है, हम अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफिस में बिताते हैं। तो अनिल जी जो सारे रिश्ते होते हैं ऑफिस के, कलीग्स और वही फ्रेंड बन जाते हैं, वही फैमिली बन जाती है। ऐसे ही अनिल जी हम इतने टाइम से इतना टाइम बिजनेस में स्पेंड करते हैं और आपस में मिलते जुलते हैं, उठते हैं, तो लगता है कि हर काम अच्छे तरीके से अच्छा ही होना चाहिए। तो अनिल जी वो फीडबैक जो मिलता है, और अनिल जी शायद यही जो आप बात बोल रहे हैं, इसकी वजह से लोग खुल के मुझसे बात भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, फीडबैक भी देते हैं, आपके लिए इतनी अप्रिसिएशन देते हैं। तो अनिल जी वो बहुत अच्छा लगता है। और उसमें कभी कभी कुछ होता है कि अगर कहीं एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है तो बिल्कुल होनी चाहिए, जिसके लिए आप अनिल जी बहुत ओपन रहते हैं। और मुझसे लोग अनिल जी बहुत बार पूछते रहते हैं कि क्या आप इतना कुछ बोल देते हैं, अनिल जी ने कभी नहीं बोला। तो मैं अनिल जी, जैसे आप कई बार इसका डिस्क्लेमर दे चुके हैं, मैं भी उनको पर्सनली डिस्क्लेमर देता हूं कि आज तक मुझे किसी ने किसी तरह की रोक टोक नहीं की, कोई प्रॉम्प्टिंग नहीं होती आपसे, कोई प्रेशर नहीं होता। सिर्फ जो आपने एक पूरा एक हमारे को लिबर्टी दे रखी है कि जो हम अपना दिल से या दिमाग से या अपने सच्चे मन से सोचते हैं और जो हमें लगता है हम बिल्कुल बात करते हैं। तो अनिल जी ये चीज है अनमैचेबल है, अनिल जी अनमैचेबल है, और ये अक्रॉस द कंट्री सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। चलो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच आशु जी। इसी तरह से आप अच्छा काम करते रहें, थैंक यू सर। आइए, रुपया लाइफ टाइम लो पर है, आज फिर से कमजोर हुआ है, रिकॉर्ड निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। क्यों?
कितना गिरा है, क्या लोएस्ट लेवल बनाया है और वजह क्या है। नेहा हमारे साथ जुड़ रही है करेंसी मार्केट का पूरा हाल बताने के लिए। नेहा बताइए सर। 79.12 79 तो मैं जब तक अंदर आई 12 पैसे, हाँ 79 रुपए 12 पैसे ये रिकॉर्ड लो बनाया है। आज खुला था तो 78-98 के पास हमने इसे खुलता हुआ देखा था, जो कि अगेन एक रिकॉर्ड लो ही था। और उसके बाद फिर नीचे ये सरकता चला गया, फिसल पट्टी पे बैठ गया डाउन साइड की, और हमने 14-15 पैसे की वहां कमजोरी आते हुए देखी है। इस हफ्ते अब तक 1% से ज्यादा की कमजोरी आ चुकी है। महीने की बात करें तो 2% से ज्यादा ये नीचे गिर चुका है, और पूरे साल की या फिर ईयर टू डेट भी बात करें तो 6% से अधिक की कमजोरी अब तक आ चुकी है। और इस महीने हमने इसे सबसे ज्यादा यहां पर टूटते हुए फिसलते हुए देखा है। और एक और चीज सामने निकल कर आई जब हमने चेक की कि लगातार 6 महीने से ये मंथली डिक्लाइन ही पेश कर रहा है। मतलब रुपए में हम लगातार पिछले 6 महीने से गिरावट ही बनते हुए देख रहे हैं। सबसे बड़ा कारण आज गिरावट का ये रहा कि जितनी बड़ी करेंसीज थी, फिर चाहे यूरो हो, ब्रिटिश पाउंड हो, स्टर्लिंग हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, युआन, येन, सब में हमने गिरावट आते हुए देखी। एक बस आप रूबल को छोड़ दें और ब्राजीलियन रियल, यही दो आज डॉलर पे प्रेशर बनाने का इन्होंने काम किया अपने अपने लेवल पे, लेकिन बाकी सारी करेंसीज आज डॉलर के सामने ध्वस्त हो गई। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 7 हफ्ते के लोस पर था। ब्रिटिश पाउंड की अगर हम बात करें तो 6 साल में सबसे खराब प्रदर्शन उन्होंने इस तिमाही का दिया है। यूरो 2 हफ्ते के लोस पर है, और अधिकतर करेंसीज चाहे युआन हो, येन हो, सब में प्रेशर बना है। घरेलू इक्विटी में प्रेशर दिखा, रुपया उस वजह से भी दबाव में आया है। एफआईआईज की तरफ से इस साल अब तक 2,83,000 करोड़ से अधिक की निकासी हुई है, उसका भी प्रेशर आया। फॉरेक्स रिजर्व पर लगातार नजर बनी हुई है। हम ऑफकोर्स देख रहे हैं कि भारत सरकार रिजर्व को और मजबूत करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए काम कर रही है। गोल्ड पे जो ड्यूटी बढ़ाई, लेकिन ऑफकोर्स रुपया इट डिड नॉट सीम टू हैव एनी इफेक्ट, और ग्लोबल आर्थिक मंदी गहराने का खतरा है। एक इंपॉर्टेंट डेटा जो निकल कर आया वो ये कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पीएमआई के आंकड़े आए हैं एशिया के, वो जून में ये दर्शा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो स्टॉल हो गई है, रुक गई है। जापान का आंकड़ा बीती तिमाही में सबसे खराब रहा है। साउथ कोरिया, ताइवान, सबके डेटा जब निकाल के देखे गए तो पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी खराब रही है। और साथ ही में कुछ समय पहले यूरो का डेटा निकल कर आया है। यूरो जोन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ये 2 साल में पहली बार गिरती हुई नजर आई है, तो ये भी एक चिंता का कारण है। तो ये कुछ तमाम फैक्टर्स हैं जिसके चलते हमने रुपए में आज इतनी भारी भरकम गिरावट आते हुए देखी है। तो ढेर सारे कारण हैं, और इतने कारण एक साथ आए तभी ज्यादा गिरता है, तभी लाइफ टाइम लो पर भी पहुंचता है। लेकिन ये रुकते हुए दिख भी नहीं रहा। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की। 80 पार 79-80 तो अगले हफ्ते ही बता रहे हैं। ओके। कि लेकिन एक चीज है कि जैसा आज बग्गा साहब भी कह रहे थे कि फिर भी हमारा रुपया हाँ सर, सबसे कम गिरा। ये बिल्कुल सही है। हाँ। क्योंकि बाकी जितनी करेंसीज है ना सर, वो उसका भी मैंने डेटा दिया कि ऑलमोस्ट 12 से 22% तक सारी करेंसी गिरी है। हमारी करेंसी 6% दिख रही है। हाँ, तो अभी हम लोग अभी भी सिंगल डिजिट में, मतलब ये ताकत दिखाता है हमारी करेंसी की, हमारी इकोनॉमी की, कि रुपए ने अपने आप को होल्ड किया है। इतना तूफान मचा वर्ल्ड इकोनॉमी में, लेकिन इसने होल्ड किया। आज सुबह जो मैं कह रहा था आपको, बिल्कुल, कि हमारी इकोनॉमी की ताकत ये है। एग्जैक्टली। अब बदल रहा है। हाँ, अब उन आशीष सुबह सुना था आपने, मैं वो बता रहा था कि अगर अमेरिका को जुकाम होता है। बिल्कुल। हाँ जी 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 सर, आपकी विशेष टिप्पणी उस पर। अनिल जी बिल्कुल सुना था। अनिल जी एक तो बिल्कुल सुना था, और अनिल जी आपको अगर ध्यान हो कि अराउंड 2-2.5-3 महीने पहले इन वन ऑफ द इंटरेक्शंस मैंने आपको ये भी कहा था कि जिस तरह के एफआई सेलिंग आ रही है, उनको अनिल जी हो सकता है रुपया 80 रुपए दिख रहा हो, तो जो डॉलर पैरिटी में है 10% तो इससे कमा लेंगे। तो आपने भी ये कहा था कि अगर 80 रुपए हो जाएगा तो जेन्युइनली। तो आज अनिल जी मैं स्टिल बोलता हूं कि बहुत सारे लोग रूल आउट या रिडिक्यूल कर देते हैं एफआईआईस को। हम भी मानते हैं कि म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, रिटेल इन्फ्लोस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अभी भी अनिल जी जीत एफआईआईस की है, जो मेरा मानना है कि। और दूसरी चीज अनिल जी करेंसी के बारे में आपको बताता हूं। अनिल जी करेंसी की जेन्युइन शॉर्टेज हो गई है। मतलब पहले क्या होता था अनिल जी के इंडिया का टूरिज्म इतना इस वक्त, मतलब कोविड से पहले इतना हिट था कि मतलब इनफ्लो ऑफ डॉलर या इनफ्लो ऑफ करेंसी बहुत ज्यादा थी। रिटेल लेवल की मैं बात कर रहा हूं। अब अनिल जी क्या है कि वो ट्रेवल कम हो गया है, और जैसे हम देख रहे हैं कि आप जो बात करते हैं कि एयरपोर्ट्स पे भीड़ है, होटल्स में भीड़ है, सब है। अनिल जी इंटरनेशनल ट्रैवल खुल गया है, करेंसी की डिमांड अनिल जी रिटेल लेवल पे भी इतनी ज्यादा आ गई है।
अनिल जी क्योंकि मैं अपने मतलब बच्चों की फीस भेजता हूं, तो अनिल जी जो बच्चों का ट्रैवल और बच्चों की फीस है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा आ गई है। और अनिल जी रिटेल लेवल पे बहुत सारे लोग ना कैश में डॉलर्स वगैरह ले लेते थे, 200-400 500 1000 इधर उधर से। अनिल जी जेन्युइनली डॉलर की शॉर्टेज हो चुकी है, मतलब इसके अंदर जो करेंसी मिल नहीं रही है। और जो अनिल जी बैंक से हम लेते थे उसमें प्रीमियम कभी नेगोशिएट होकर कम हो जाता था, वो लेते थे। अनिल जी बैंक पे प्रीमियम बढ़ गया है और ग्रे मार्केट का प्रीमियम डॉलर से मतलब 2-2 रुपए के ऊपर कोट आ रहे हैं, नॉट जस्ट इन डॉलर पाउंड सब में। तो अनिल जी इस वक्त जो होता है ना एक्सट्रीम शॉर्टेज होती है, ऐसा माहौल चल रहा है। मैं इसलिए ये सब कमेंट कर चुका हूं क्योंकि अनिल जी मैं बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, फैमिली में आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये सब आजकल चल रहा है। और ये जो नेहा की रिपोर्ट है बिल्कुल उससे कोलैबोरेट हो रही है। और अनिल जी इनफ्लोस कम हो गए रिटेल लेवल पे, आउटफ्लोस का डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। तो करेंसी मुझे लगता है कि अभी भी अनिल जी होनी चाहिए। और मैं तो अनिल जी सबको कई लोगों को बोलता था कि अगर प्लस करना है तो डॉलर प्लस करके बैठ जाओ, सबसे बेस्ट एसेट है इस वक्त लॉन्ग करने के लिए। तो अनिल जी 2-3 महीने से दैट ट्रेड हैज प्लेड ऑफ। ओके, तो ये है आपके लिए राय। इस समय भारत की सिचुएशन उतनी खराब नहीं है। ऑफकोर्स आपको रुपया रिकॉर्ड लो पे दिखेगा, गिर भी रहा है, बट अगर आप बाकी देशों के मुकाबले देखें तो उतना खराब नहीं है। इनफैक्ट उस हिसाब से देखें तो आउट परफॉर्मेंस ही आपको दिखी है रुपये फ्रंट पर। आइए मुद्दत जी के पास चलते हैं, लेते हैं उनकी पिक मुनाफे वाला मुद्दत। बताएं मुद्दत जी। दीप यहाँ पे खरीदारी ही करनी है और एक इंश्योरेंस कंपनी SBI लाइफ, इसको ऑप्शन के जरिए हम प्ले करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए 1100 रुपये वाला कॉल ऑप्शन हम खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जो करीब 26 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, जिसका पहला टारगेट बनेगा 34 रुपये का, दूसरा टारगेट बनेगा 38 रुपये का, स्टॉप लॉस रहेगा 22 रुपये का। स्ट्रक्चर पे अगर बात करते हैं तो 2 हफ्ते से जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट चार्ट्स पर होता हुआ नजर आया है। बड़ी करेक्शन के बाद ये काउंटर सपोर्ट ले रहा था, वो सपोर्ट पे बॉटम फिशिंग हुई है, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। ये सारी चीज इंडिकेट करती है यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। ऑप्शन के जरिए पोजीशन बनाइए, 1100 वाला कॉल ऑप्शन ऑलमोस्ट एट द मनी है, बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। जो 34 रुपये और 38 रुपये का टारगेट बनेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 22 रुपये का। आपके लिए इस समय राय मुद्दत जी की तरफ से नजर रखिए। SBI लाइफ 1100 की कॉल खरीदनी है। इस बीच टाटा मोटर्स की बिक्री के आंकड़े आपको आते हुए दिख रहे हैं। कुल बिक्री इनकी आई है 74,755 करोड़ की, वहां से 74,755 से बढ़कर लगभग 79,606 यूनिट्स की मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें कुल घरेलू बिक्री ये रही है। PV बिक्री की अगर बात करें तो 45,200 पर आपको आती हुई दिख रही है, बढ़कर आई है। पिछले महीने 43,341 की थी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमने अनुमान लगाया था 44,000 यूनिट का, तो उसके मुकाबले 1200 यूनिट्स ज़्यादा ही इन्होंने बेची हैं अपनी पैसेंजर व्हीकल गाड़ियाँ। तो अच्छे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट टाटा मोटर्स, और इसलिए बात करते करते स्टॉक भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है। तो टाटा मोटर्स पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है अच्छे ऑटो सेल्स के नंबर्स पर, और इस पर आपको रखनी है नजर। स्टॉक में भी अच्छा मोमेंटम अब बिल्ड होते हुए दिख रहा है। जय जरा देखें टाटा मोटर्स के चार्ट। बिल्कुल ओवरऑल ऑटो सेक्टर में तो हमें अच्छा मूव देखने मिला ही रहे, बट देन आज जो हिसाब से सभी में रिकवरी देखने मिल रही है, टाटा मोटर्स में भी दीप मैं कहूंगा कि आज इंपॉर्टेंट ये हुआ है कि 410 के ऊपर अब निकल रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट फॉर इन टुडेज ट्रेडिंग सेशन। आई मीन ये 410 के ऊपर अगर आज दीप बंद हो गया तो आपको नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट 1-2 दिनों में आपको लगभग 425-430 तक के लेवल्स भी दिखाएगा। ऑन अ क्लोजिंग बेसिस मैं कहूंगा दीप अब 410 आज के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे अगर हम देखें तो 405। सो अभी 412 के करीब ट्रेड कर रहा है, रिस्क आपका 2 रुपए का है। अगर इसके ऊपर बंद हो गया दीप तो 425-30 तक के लेवल्स आपको टाटा मोटर्स में काफी हाई प्रोबेबिलिटी के साथ देखने मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में काउंटर आते हुए दिख रहा है और स्टॉक भी मूवमेंट लगा रहा है, नंबर्स भी इनके अच्छे आए हैं। पेंट स्टॉक्स पर रखिए नजर। अभी एशियन पेंट्स की बात हो रही थी, पिडलाइट पर भी एक अच्छी मूव आपको आती हुई दिख रही है, इस पर भी रखिए नजर, और स्टॉक भी अच्छा एक्शन दिखा रहा है। ये उससे पहले एक कॉल हिमांशु जी के, तो पहले वो ले लेते हैं। हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी।
दीपांशु देखिए, क्लियर कट एनबीएफसीज का दिन है आज। जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग इस पूरे सेक्टर में आते हुए नजर आई है। और बजाज फाइनेंस का अगर मैं चार्ट देखता हूं तो यहाँ पर भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर डेटा में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अक्रॉस द स्ट्राइक स्टिल 6000 अनवाइंडिंग क्लियरली विजिबल है। पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस यहाँ से 150-200 रुपए की अपसाइड दिखाने के लिए तैयार है। तो 5600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीद कर चलेंगे, जो कि करंटली 228-229 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 190 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएंगे बजाज फाइनेंस में। 5600 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। 290 रुपए और 320 रुपए के दो टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो बजाज फाइनेंस कॉल ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। इस काउंटर पर भी आपको मोमेंटम बिल्ड होते हुए दिख रहा है। पिडलाइट, कुणाल जी से एक बार इसके चार्ट पर राय लेनी थी। कुणाल जी, क्या करना है पिडलाइट पर सर? देखिए, एक पैटर्न बनता हुआ यहाँ नजर आ रहा है दीपांशु, जिसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। और इसका ब्रेकआउट जो है वो 2190 रुपए के ऊपर होगा। 2150-59 का भाव है। तो मुझे लगता है कि जैसे 2190 के लेवल्स पार होते हैं तो उसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा और फिर बहुत मुमकिन है कि वापस से आपको 2350 के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिले। तो मेरी राय में खरीदारी करनी चाहिए 2200 के ऊपर। 2200 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर पिडलाइट में खरीदारी कराए। तो ये है आपके लिए पिडलाइट, जिस पर आपको रखनी है नज़र। ये काउंटर आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है और मूव भी इस पर बढ़िया है। मूव आपको बढ़िया आती हुई दिख रही है कुछ और स्टॉक्स पर भी। डेल्टा कॉप भी आज अच्छे एक्शन में, आशु जी कह भी रहे थे, इस पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अब वो अक्यूमुलेशन जोन में आ गया है। अच्छा, एनबीएफसीज की बात निकली तो एक बार एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर भी डाल देते हैं नज़र। मुद्दत जी, जरा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर भी राय दें सर। ये स्टॉक भी अच्छे मोमेंटम में आ रहा है इस समय। बिल्कुल दीप, अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है। 330 के ऊपर निकलते इस काउंटर में बाइंग एक्टिव हो गए थे और जिस तरह के अब स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आए हैं, यहाँ से अभी और तेजी दिखाएगा। 350 तक के टारगेट्स एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 350 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस बनेगा 333 का। यह है आपके लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जिस पर आपको रखनी है नज़र। फाइनेंशियल्स यहाँ पर आपको मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है इस बाजार में। बट स्पॉट मार्केट पर भी डालते हैं नज़र और वहाँ पर एक स्टॉक है जो काफ़ी भारी गिरावट दिखा रहा है और वो है सुबह से ही पराग मिल्क। आपको याद होगा सुबह जब हम स्टॉक्सी न्यूज़ की बात कर रहे थे तो इसके नतीजों पर कुछ रेड फ्लैग सामने आए थे और उस पर बाजार भी पिटाई कर रहा है काउंटर की। बट एग्जैक्टली क्या हुआ है नतीजों में, क्यों यहाँ पर आपको कुछ सवाल उठते हैं, ये समझते हैं वरुण के साथ। वरुण, क्या चल रहा है यहाँ पर? तो देखिए, सबसे पहले तो नतीजे कमज़ोर थे और कंपनी को लॉस हुआ है करीब 590 करोड़ के आसपास का। अब नतीजों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस कंपनी का दरअसल मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी, इन्होंने एक प्रेस रिलीज दी है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अब मैं आपको सिलसिले के बाद से समझाता हूँ कि हुआ क्या है बेसिकली। तो इस कंपनी ने कोविड के टाइम पे इस कंपनी की हालत जो है वो ख़राब हो गई। अब इस कंपनी ने यह आकलन लगाया कि शायद कोविड जो है वो थोड़े टाइम तक ही रहेगा और ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। इसके लिए इन्होंने इन्वेंट्री बिल्टअप करना चालू किया। इन्होंने सोचा कि मार्केट शेयर गेन कर लेंगे और साथ ही साथ जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है उस पर इन्होंने फोकस शुरू कर दिया। लेकिन कोविड जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल गया तो इनका आकलन जो है वो काफ़ी हद तक खराब कमज़ोर गलत पड़ गया। अब कोविड ज़्यादा चल गया तो खासकर रेस्टोरेंट्स और बाकी जगह जो यहाँ सप्लाई करते थे वहाँ से ऑर्डर्स आना बंद हो गए। अब इनके प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिकली पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं और एक सीमा के ऊपर आप उन प्रोडक्ट को रख नहीं सकते। तो धीरे धीरे हुआ ये कि इस कंपनी का क्योंकि प्रोडक्ट पेरिशेबल था तो कहीं ना कहीं वो ख़राब होने लगे। इसके बाद दरअसल इनको इन्वेंट्री लॉस जो है वो लेना पड़ा और इन्वेंट्री लॉस भी छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा 500 करोड़ के आसपास का इन्वेंट्री लॉस जो है वो इस कंपनी को लेना पड़ा। और ये कंपनी अपने प्रेस रिलीज में ये कह रही है कि फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हमने उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट किया। लेकिन याद रखिएगा, सरकार ने भी इसके बाद जो प्राइजेस थी उसको कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया था और उसका भी एक खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ा। इसके अलावा इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वे प्रोटीन, वो दरअसल जो इन्फेंट फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी यूज़ होते हैं और वहाँ भी जो नियम बदल गए उसके कारण इनको वहाँ पे भी इन्वेंट्री लॉस लेना पड़ा। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 600 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेंट्री लॉस जो है इस कंपनी को लेना पड़ा। और इस बीच अगर प्रोक्योरमेंट प्राइसेस देखेंगे तो उसमें भी 8-9% के आसपास की बढ़ोतरी हुई। कंपनी ने पास ऑन जरूर किया, प्राइस जो बढ़ी है, लेकिन इन्वेंट्री जो कंपनी के पास थी गलत आकलन के चलते उसका खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ा। इसके लिए कंपनी ने लॉस किया। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में मैनेजमेंट को लेकर भी थोड़ी दिक्कतें हैं। कंपनी के जो CEO और CFO है दोनों रिजाइन कर चुके हैं। 31 दिसंबर 2021 को CFO ने रिजाइन किया था, 29 जून 2020 को CEO ने रिजाइन किया था और अभी तक CEO और CFO अपॉइंट नहीं किए गए हैं। इंटरिम तौर पे किसी को अपॉइंट किया गया है बट
फुल जो अभी तक CFO है उनको तो अपॉइंट किया नहीं गया है और CEO को भी अपॉइंट नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सिर्फ यही नहीं, इस कंपनी के जो चेयरमैन है देवेंद्र शाह, वो कहते हैं कि अब वो कंपनी में सिर्फ एडवाइजरी रोल में रहेंगे और टीम को गाइड करने का काम जो है वो ये करने वाले हैं। तो टॉप मैनेजमेंट में क्या हो रहा है उसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। और साथ ही साथ ये जो एपिसोड हुआ कोविड के टाइम पे, जिसको कंपनी ने खुद कहा है कि हमारा आकलन गलत हो गया, उसके वजह से कंपनी की जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट बोलेंगे थोड़ी ख़राब हुई है। हालांकि कंपनी ने ये कहा है कि हमारे डेट को हम बरोबर से रीपे कर रहे हैं और अब जो होना था वो हो गया और अब हम प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुके हैं। लेकिन ये जो है ये कंपनी के साथ हुआ है। तो कोविड में इन्होंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स करी। हाँ, आगे जाकर एक्सपेक्ट किया इन्होंने शुरुआत में किया कि चलिए कोविड ज्यादा नहीं चलेगा, इन्वेंट्री रख लो, मार्केट की सस्ती मिल रही थी वो टाइम पे, मार्केट शेयर गेन करेंगे। लेकिन पेरिशेबल प्रोडक्ट आप कितने टाइम तक रखोगे और ज्यादा रख नहीं पाओगे, और कोविड चल गया 2 साल। चलिए वो तो प्रेडिक्शन एरर था, पर ये मैनेजमेंट क्यों नहीं चेंज कर पा रहे, या फिर सही आदमी को सही जॉब पर क्यों नहीं ला? पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो इनके छोड़ के गए मैनेजमेंट वो भी कोविड के टाइम पे गए हैं। एक देखिए 29 जून 2020 को CEO और CEO छोड़ के गए थे और अब CFO छोड़ के चले गए। और इनफैक्ट दीप, इन्होंने जो अपना अभी रिजल्ट दिया है उसमें इनके और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वो भी चले गए हैं, BM व्यास जी। तो काफ़ी कुछ ऊपर मैनेजमेंट में हो रहा है। अब क्या हो रहा है ये तो मैनेजमेंट ही हमें बता पाएगा। बिल्कुल। तो स्टॉक पे भी भारी पिटाई हुई है। प्री कोविड लेवल्स पर ठीक ठाक ट्रेड करता था, उसके बाद से देखिए किस तरह से काउंटर में गिरावट हुई और रिकवर बिल्कुल नहीं कर पाया। इनफैक्ट इसका प्री कोविड लो 58 का था और 68 पर तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो लगभग उसी लेवल पर आप वापस इस काउंटर को आते हुए देख रहे हैं। कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक्शन इसमें तब बन नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जुड़ने के लिए और ये हाईलाइट करने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्योंकि जब हमने इसके नतीजे देखे थे तो काफ़ी सवाल भी उठ रहे थे और वरुण की तरफ से समझाते हुए कि क्या एग्जैक्टली हुआ है यहाँ पर। इस बीच निफ्टी अभी भी दबाव में बना हुआ है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कोई भी रिकवरी आपको नहीं आती हुई दिख रही है। 7% से ज़्यादा की वीकनेस रिलायंस पर अभी भी बनी हुई है। एंड ऑफ कोर्स ONGC भी 12.5% वापस से थोड़ा रिलायंस कमजोर होता है, वापस कमजोर होते हुए दिख रहा है। एक्चुअली दीप है ना, वो उसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि ये जो ड्यूटी वाली बात है वो कहाँ लगेगी कहाँ नहीं। अब वापस से खबरें ये आ रही कि इवन जो यूनिट्स जो SEZ में है और जो एक्सपोर्ट कर रही है उन पर भी ये ड्यूटी लागू की गई है। ये क्लेरिफिकेशन आता दिख रहा है, शायद यही वजह की कुछ कंफ्यूजन हो गया था सर बाजार में कि शायद वहां पर लगेगी या नहीं। एग्जैक्टली बट अब समझ में तो ये आ रहा है कि शायद उन पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन ना लगे, जो 50% का वो है। वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे लेकिन ड्यूटी के साथ करना पड़ेगा। ये समझ में आई थिंक वो हमारी भी टीम लगी है पूरी, होता हुआ दिख रहा है पूरा। मतलब मेरे ख्याल से क्योंकि काफ़ी हर आदमी ने अपने अपने तरीके से इसको देखा है। सबसे पहले हमने खबर फ्लैश की थी, हमने कहा कि ये बड़ा नेगेटिव है वो सारी ऑयल रिफाइनर्स के लिए जो कि ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। कुछ लोगों को लगा कि जो मंगा के ही कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ लोगों को ये लगा कि जो SEZs हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यूनिट्स बनी है या जो यूनिट्स एक्सपोर्ट कर रही है उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी जो खबरें आ रही है, जो क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं सरकार की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि सब पर फ़र्क पड़ेगा। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, SEZ में है, तब भी आपको फ़र्क पड़ेगा। शायद क्वांटिटी वाला रेस्ट्रिक्शंस ना रहे, शायद नहीं रहे, लेकिन आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। टैक्स देना पड़ेगा। वरुण थोड़ा इस पर और विस्तार से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रिलायंस में कोई भी आप ट्रेड लेने के पहले थोड़ा सतर्क रहें, स्पेशली लॉन्ग साइड पर, क्योंकि अभी तक वो क्लैरिटी नहीं आ रही है कि रिलायंस को, क्योंकि बीच में जब ये थोड़ी क्लैरिटी आई तो स्टॉक एकदम तेजी से बढ़ा भी। बिल्कुल सर, राइट। थोड़ा लोगों को क्लैरिटी नहीं, मतलब लोगों को लगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन अब वापस जो खबरें आ रही है वो ये आ रही कि नहीं, रिलायंस के लिए मुश्किल रहेगी और एक पूरी यूनिट स्पेशली तो उनके, इसीलिए तो एक बार हम भी इस खबर को और डिटेल में देखने की कोशिश करें। लेकिन वापस से जो रिलायंस में कमजोरी होती थी, मेरे ख्याल से 1.5 लो के आसपास, तो नहीं 2360 का लो है, 2410 के आसपास रिलायंस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। थोड़ा रिकवर कर रहा था बट वापस आप फिसलते हुए दिख रहे हैं रिलायंस को। इस पर रखनी है नजर। आइए कैश का ऑप्शन लेते हैं जय ठक्कर के साथ। बताएं जय। 15,800 का कॉल खरीदे थी, 130 पर मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगाया 92 पर, 92 पर स्टॉप लॉस लगाया। एंड यहाँ पे जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, पहला टारगेट है दीप 178 का एंड दूसरा टारगेट बन रहा है 196 का। 178 एंड 196 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे 15,800 का कॉल। आई मीन मैं वेट इसी के लिए कर रहा था,
जो मैंने कहा था कि कुछ मेरे पैरामीटर्स थे, तो एक तो था 15,700, वो इम्पोर्टेंट लेवल था। 15,700 के बाद जो मैं देख रहा था 15,750 ये लेवल, और वो दोनों ही लेवल निकल चुके हैं। इनफैक्ट एक और चीज जो मैं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट लेवल, एक लास्ट चीज है देखने के लिए, वो है 15,775। आई मीन वो भी अगर आज लास्ट 10-15 मिनट में निकल गया, सो आई थिंक द प्रोबेबिलिटी ऑफ निफ्टी again inching towards the previous range of 15,900-950 is quite high. एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि लास्ट अभी 10 मिनट बची, तो 15,700-750 की रेंज में बंद होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ गई है। एंड विद दैट आई थिंक बहुत ही अच्छा आपको क्लोज देखने मिलेगा निफ्टी में, बिकॉज दैट वाज द रेंज जो इतने दिनों से मार्केट होल्ड कर रहा था, जिसके नीचे आज ब्रेकडाउन दिया 15,500 दिखाया, और वही रेंज के अंदर आप फिर से आकर बंद हो रहे हैं। दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट के लोअर लेवल्स पर जिन्होंने भी प्रॉफिट बुक नहीं किया, कि एकदम बॉटम पे जाके शॉर्ट किया, दे हैव टू डेफिनेटली ट्रैप। एंड अबाउट 15,775 दीप मुझे ऐसा लग रहा है कि और फर्दर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी काफी लोगों की, एंड फिर 15,900-950 के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। ओके तो ये है आपके लिए 15,800 की कॉल पर खरीदारी की राय आ रही है, और सही टाइम पर जय पकड़ते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी बाजार को ऊपर लेते जा रहा है, और निफ्टी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आने की तैयारी में 750 के ऊपर निफ्टी अब आपको होल्ड करते हुए दिख रहा है। तो बैंक्स की तरफ से एक फ्रेश अप मूव आई है, और वो पूरे के पूरे बाजार को ऊपर ले जाने की तैयारी में आपको दिख रहे हैं। और बैंक्स की अगर आप बात करें तो देखिए किस तरह से सारे बैंकिंग काउंटर्स आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं। छोटे बैंक्स पर भी रखिए नजर। बाय द वे जो गोल्ड के प्राइसेस आज ऊपर गए हैं ड्यूटी लगने से, फेडरल बैंक को उसका बड़ा फायदा होता है, और 4% ऊपर आज फेडरल बैंक आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ऑफकोर्स जो इनकी गोल्ड होल्डिंग्स हैं उनकी वैल्यू सडनली बढ़ जाती है, लोन टू वैल्यू रेशो इनका बढ़ जाता है। सीएसबी बैंक भी एक और काउंटर है जिसको इसका एक्शन मिलेगा, एंड ऑफकोर्स मुथूट और मनप्पुरम पर हम वो मूवमेंट बनते हुए देख ही रहे हैं। बंसी जी, फेडरल बैंक आज कॉल नहीं आया सर, 4% ऊपर 94 के लेवल पर। देखिए दीपांशु, इसमें भी बड़ी इंटेंसिटी का एक बड़ा ब्रेकआउट फेडरल बैंक में भी देखने को मिल रहा है, और मेरी राय में तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 90 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। 2-3 दिन में यहाँ पर एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। और दीपांशु, डिस्क्लेमर है, ये भी कुछ देर पहले हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करा है फेडरल बैंक। तो ये है आपके लिए फेडरल बैंक जिस पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में आ रहा है काउंटर। आइए 3:20 लेते हैं अनिल जी से आज की आखिरी मार्केट स्ट्रैटेजी। सर बढ़िया टाइम पर स्ट्रैटेजी ले रहे हैं, क्योंकि डेज हाई पर बाजार आ चुके हैं। बैंक निफ्टी 250 अंक ऊपर है, निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है, डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर है, नैस्डैक फ्यूचर्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। रिकवरी के मूड में हमारे बाजार, रिकवरी के मूड में अमेरिकी फ्यूचर्स, क्या करके जाएं? कुछ नहीं करेंगे दीप, लॉन्ग बनाने के लिए लेट है हम। इस लेवल पे लॉन्ग करने का जगह नहीं है, और शॉर्ट करने के लिए अब जिस तरह से रिकवरी डाउन में आ रही है, हमारे मार्केट में आ रही, पूरी की पूरी रिकवरी स्क्रीन पर है, वो ताकत भी दिखा रहा है। तो फ्रेश ट्रेड हम सोमवार सुबह लेंगे। इस तरह के अनिश्चितता वाले माहौल में क्यों वीकेंड की रिस्क रखनी है। सोमवार को 15,875 15,925 की रेंज में आएगा, वहाँ शॉर्ट करेंगे। वापस से नीचे अगर 15,650 15,600 के आसपास आएगा तो लॉन्ग करेंगे। बीचों बीच में 15,800 के आसपास बंद हो रहा है, यहाँ कुछ करना बनता नहीं है। हाँ, अगर करने का मन ही है और किसी को लेना ही है तो फिर बैंक निफ्टी लेकर आप जा सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हो रही है 33,500 के ऊपर, वो बहुत बढ़िया हो रही है। अगर लॉन्ग करना है 33 बैंक निफ्टी का आप ले सकते हैं। 33,200 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीद कर हेज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और अगर आप शॉर्ट हैं तो फिर आपके पास 33,800 का या 34,000 का एक कॉल ऑप्शन होना चाहिए, ताकि आप हेज कर पाए। तो अगर लेकर जाना है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, और वो भी बेहतर होगा कॉल ऑप्शन के जरिए खरीद कर जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर ज़्यादा कंफर्ट है, निफ्टी लेने का कंफर्ट अभी नहीं है। अभी कंफर्ट नहीं, बैंक निफ्टी में कंफर्ट है। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए एक्शन। आइए बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप खरीदे 1500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यूबीएल का, 53 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। एंड इसके जो टारगेट्स ऊपर में निकल कर आ रहे हैं, पहला टारगेट दीप इसका होगा 76 का, एंड सेकंड टारगेट विल बी 93। सो 76 एंड 93 ये दो टारगेट्स के लिए आप यूबीएल खरीदे 1500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 53 पर। एंड यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दीपांशु, दैट वुड बी एट 39.50। अब मॉर्निंग में मैंने 2 कैश का ऑप्शन दिया था, एक था मैकडॉवेल्स पे, एंड मार्केट में गिरावट उसके बाद देखने मिली, हमने पुट दिया, वो पुट में तो प्रॉफिट हुआ, मैकडॉवेल्स में गिरावट ही नहीं आई थी।
एंड इनफैक्ट आप देखिए तो लगभग ऑलमोस्ट 4% अप है और वहां पे भी टारगेट्स हासिल हुआ है। मैकडॉनल्ड्स में अच्छा मूव देखने मिला, एसपीएल में हमने रेडी को कहता भी सजेस्ट किया है इन दिस शॉर्ट टर्म। एंड अब यूबीएल मुझे ये सेक्टर में अच्छा मूव दिख रहा है। एंड यूबीएल में जो हिसाब से कंसोलिडेशन दीपांशु इतने समय से देखने मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इसका ब्रेकआउट आपको ऊपर की तरफ आते हुए देखने मिलेगा। 1560 1600 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं, सो विच इज नियरली अराउंड 100 पॉइंट्स, 1600 हो जाता है। तो एंड डाउनसाइड रिस्क कम है बिकॉज ये कंसोलिडेशन की जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है लगभग 1450 के आसपास है। तो 50 पॉइंट्स डाउन, 100 पॉइंट्स अप, 1:2 का रिस्क बहुत ही अच्छी तरह से बन रहा है। इसीलिए यहाँ पे 1500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन विच इज ऑलमोस्ट एट द मनी, ये आप खरीदते चल सकते हैं। हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बाइट जो अभी अभी आई है, आपके लिए थोड़ी देर में तैयारी है। सीबीआईसी चेयरमैन की तरफ से रिलायंस के लिए जो इम्पोर्टेंट है ये वो थोड़ी देर में आपके पास आने की तैयारी में है। बेसिकली सब लोग जानना ये चाहते हैं कि वाकई में रिलायंस 7% घटा है, वो सही है, गलत है, कम है या ज़्यादा है। क्योंकि जो रिलायंस की एक यूनिट है जो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट करती है, क्या उस पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ रही है? उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ रहा है, वो हम आपको सुनाने की तैयारी में। उसके लिए आप 2 मिनट इंतजार कीजिए। तब तक आइए डाउ फ्यूचर्स पर नजर डाल लीजिए। पूरी रिकवरी के मूड में है, सिर्फ 25 पॉइंट नीचे बचे हैं डाउ फ्यूचर्स और सिर्फ नैस्डैक फ्यूचर्स अब 10 पॉइंट नीचे है। तो काफ़ी कुछ शानदार रिकवरी, 350 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स, वहाँ से बेहतरीन रिकवरी डाउ में होती हुई दिखी है और उसी रिकवरी का भाग हम भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। आइए तब तक मोदी जी से एक कॉल ले लेते हैं बिना बिगुल के। मोदी जी बताएं। अनिल, देखिए हैवीवेट काउंटर्स में बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली है और आईटी स्टॉक्स में भी बाइंग नजर आई है। तो जब भी आईटी स्टॉक्स में रिकवरी आती है, हमारा एक ही पसंदीदा काउंटर है, दैट इज टीसीएस। टीसीएस को यहाँ पे खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। काफी करेक्शन के बाद जो कंसोलिडेशन में एक ट्रायंगुलर पैटर्न इस काउंटर ने बनाया, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में आता हुआ नजर आया है। यहाँ पर बीटीएसटी करके जाने की सलाह दे रहे हैं। हमें लगता है मंडे के सेशन में पहला टारगेट 3360 का होगा, उसको भी निकाल दिया। 3390 तक के अपसाइड मूव टीसीएस में नजर आएंगे। बीटीएसटी करके चलिए, स्टॉप लॉस रहेगा 3290 का। ये टीसीएस पर आइए, रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने क्या कहा है इस ड्यूटी वाले मामले पर। एक बार पहले उनकी बाइट सुन लें, उसके बाद हमारे साथ वरुण भी है, वरुण बताएंगे विस्तार से उसका क्या मतलब निकलता है। पहले आइए सुनते हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज की ये बाइट। हुआ है वो एसईजेड वाले यूनिट को मिलेगा। तरुण, यू वांट टू एक्सप्लेन दैट? On the SEZ, the increase in the duty will be applicable to them also, but the export restriction that is there will not be applicable to the SEZ. No, तो क्लैरिटी है, क्लैरिटी पूरी तरह से क्लैरिटी के अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो तो भी आपके ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन था अनिल जी, क्योंकि रिलायंस का जो बेसिकली जो यूनिट है, मैंने कहा था आपको पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वो दरअसल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में था। और इसके लिए लोग ये मान के चले थे कि अगर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो ड्यूटी है वो नहीं लगाई जाएगी। लेकिन आपने देखा तरुण बजाज साहब ने साफ कहा कि उसके ऊपर भी ड्यूटी लगाई जाएगी। सिर्फ क्वांटिटी वाले रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे, लेकिन ड्यूटी तो लगेगी, ड्यूटी तो लगेगी। और रिलायंस के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो मुनाफा है, उस मुनाफे पे बड़ा डेंट आएगा, क्योंकि 40 अभी जो Q4 था उसमें करीब 40% के आसपास का जो कंट्रीब्यूशन था वो ऑयल एंड गैस से था। और ये इस क्वार्टर में Q1 में और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है आपके जीआरएम्स बढ़ चुके हैं। करेक्ट। तो इस क्वार्टर में और बढ़ेगा। और अगर ये ड्यूटी अब लगाई जाती है तो 2 क्वार्टर में जो डिफरेंस आएगा ना अनिल जी, वो बहुत ज्यादा होगा। इन्हीं 2 क्वार्टर्स में माना जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि 10,000 करोड़ के आसपास का नुकसान जो रिलायंस को हो जाएगा इस वजह से, 10 से 15,000 करोड़ के आसपास। और अगर आप इतना मेरी कैलकुलेशन भी ये बोली कि करीबन 50 से 55% प्रॉफिट इनका कम हो जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो हो रहा है वो। जो प्रॉफिट होने वाला था वो कम हो जाएगा। ये मैं एक क्वार्टर का आपको 10-15 हजार करोड़ बोल रहा हूँ। पूरे साल का अगर आप सोचेंगे तो बहुत ज्यादा है। और जीआरएम के हिसाब से कुछ रिपोर्ट्स 5 कह रही है, कुछ $7 या $8 के आसपास का जीआरएम का नुकसान जो रिलायंस को होगा, ये कह रहे हैं। आई थिंक कल सुबह फॉरेन ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो देखना है कि रिलायंस पर किस तरह का क्वांटिफिकेशन होकर आता है, ये सारा वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो अगर जो हिसाब से आप बता रहे हैं 10 से 15,000 करोड़ का नुकसान मुनाफे का, तो बड़ा जो गेन होने वाला था वो जाएगा। हाँ, तो बड़ा गेंस निकल जाएगा। लेट्स सी क्या कुछ होता है। तो इसीलिए रिलायंस का स्टॉक आज दिन के निचले स्तरों पर 7% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ये ध्यान में रखिएगा जी। बिल्कुल, तो ये आपके लिए अब क्लैरिटी आ रही है रिलायंस पर, और इसलिए आप देख रहे हैं कि स्टॉक पर भी दबाव बना है। थोड़ा बाजार में कंफ्यूजन हो गया था कि शायद एप्लीकेबल ना हो, बट क्लियरली अब तो रेवेन्यू सेक्रेटरी ने भी कह दिया है
कि एक्सपोर्ट पर टैक्स लगेगा, सिर्फ रेस्ट्रिक्शन की जो बात है 50% की, वो यहाँ पर नहीं लगने वाला है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और इवेंटफुल डे रहा है। कमजोर शुरुआत हुई, उसके बाद भारी गिरावट हुई और वहां से फिर वन वे रिकवरी आई है और डेज हाई पर आप क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। आज की जितने भी लॉसेस थे निफ्टी ने रिकवर कर लिए हैं और वापस कोशिश कर रहा है 15,800 के आसपास क्लोजिंग देने की। सक्सेसफुल शायद नहीं हो पाएगा, बट हाँ पूरी रिकवरी करके। बैंक्स का आज बढ़िया योगदान रहा है, 200 पॉइंट की मूव आपको अप मूव बैंक निफ्टी में दिखी और निचले स्तरों से तो शानदार रिकवरी यहां पर भी आई है। पर लीडरशिप आई है आज एफएमसीजी से। आईटीसी टॉप गेनर निफ्टी का 3 साल की ऊंचाई, 4% ऊपर ये काउंटर। एचयूएल ब्रिटानिया दोनों में अच्छी खरीदारी, नेस्ले भी 2% ऊपर आपको दिखा है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व यहां पर अच्छी खरीदारी दिखी। एचडीएफसी लिमिटेड भी 2-2.25% ऊपर था। टीसीएस इसमें अच्छी खरीदारी। एशियन पेंट्स तेल के दाम गिरने से यहां पर रिलीफ आए। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील यहां पर भी पॉजिटिविटी दिखी। गिरावट में सिर्फ 10 शेयर्स थे, उसमें ऑफकोर्स रिलायंस 7.5% नीचे, इसलिए आप देख रहे हैं कि निफ्टी उतना रिकवर नहीं हो पाया। ओएनजीसी 13.5% नीचे था। बजाज ऑटो, हालांकि इनके ऑटो बिक्री के आंकड़े अच्छे थे, 2% टूटा। मारुति सुजुकी थोड़े निराशाजनक ऑटो बिक्री के आंकड़े। आइशर, आईसीआईसीआई, कोल इंडिया, एनटीपीसी यहां पर भी आपने वीकनेस देखी है। वायदा कारोबार की तरफ मूव करें तो यहां पर भी एक्शन भरपूर रहा। मुथूट, मनापुरम दोनों में जबरदस्त ब्रेकआउट, स्पेशली मुथूट देखिए 6.5% ऊपर ये काउंटर था। जुबिलेंट फूड 5.5-6% की तेजी इस पर आती हुई दिखी। एचपीसीएल 4.5% ऊपर आपको दिखा। डेल्टा कॉप यहां पर 4% की खरीदारी रही। गोदरेज प्रॉपर्टीज, यूनाइटेड ब्रूरीज, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों में एक्शन। यूनाइटेड स्पिरिट्स सुबह से ही पॉजिटिव था। फेडरल बैंक इस पर भी रखिए नजर। पिडलाइट, एलआईसी हाउसिंग, डीएलएफ, कैनफिन होम्स, गोदरेज कंज्यूमर, लुपिन और मैक्स फाइनेंशियल्स यहां पर आपको पॉजिटिविटी बनती हुई दिखी। गिरावट में वेदांता वीकनेस यहां पर। एसआरएफ सुबह से ही कमजोर। परसिस्टेंट एम्फेसिस, एमसीएक्स, गेल, साथ ही एलएनटी टेक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहां पर भी आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। कैश मार्केट की तरफ आए तो ऑफकोर्स जो गिरावट आपने रिलायंस और ओएनजीसी में देखी है उसका इंपैक्ट एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो पर भी आपको आते हुए दिखा। दोनों ही काउंटर्स भारी गिरावट के साथ आज ट्रेड कर रहे थे। इसके साथ ही वीकनेस आपने आती हुई देखी कुछ और इसी स्पेस से जुड़े काउंटर्स पर, बट खरीदारी थी चुनिंदा पेपर स्टॉक्स पर। जेके पेपर ने अच्छा प्रदर्शन दिया। उज्जीवन खरीदारी के साथ क्लोज होते हुए दिखा। टिमकेन इंडिया, केईआई इंडस्ट्री के साथ क्लोज होते हुए दिखा। टिमकेन इंडिया, केईआई इंडस्ट्रीज, एफडीसी, इंटेलेक्ट डिजाइन ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर पॉजिटिविटी की। अनिल जी, पूरे लॉसेस रिकवर करके निफ्टी सपाट बंद हुआ और बैंक निफ्टी 200 अंक ऊपर। नॉट बैड कंसीडरिंग वेयर वी वर 9:30 इन द मॉर्निंग। बिल्कुल 33,550 575 के आसपास थोड़ी नीचे आएगी क्लोजिंग बैंक निफ्टी की, और निफ्टी की क्लोजिंग मेरे ख्याल से 15,735 740 के आसपास आनी चाहिए, थोड़ी सी नीचे आनी चाहिए। तो चलिए, सोमवार को भी आपके लिए हम कुछ विशेष प्रोग्रामिंग लेकर आ रहे हैं, उसके लिए जुड़िएगा ज़रूर हमारे साथ में। फिलहाल विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, आशीष सर, हिमांशु जी और जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। फाइनली एक बार जल्दी से क्लोजिंग बता दूं, वही 15,750 के आसपास आई है निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी 33,540 के आसपास आया। लगभग जो हम अंदाज लगा रहे थे बंद होते थे। अब डाउ फ्यूचर्स 80-85 अंक नीचे हुए हैं और 35 अंक नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स है। ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आज क्लोजिंग पर। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। आप अच्छा सा वीकेंड बनाएं, चुस्त दुरुस्त रहें। अगले 2-3 दिनों में मानसून पूरे देश में फैल रहा है। एंजॉय करें। पराठे पसंद है पराठे खाएं, पकोड़े पसंद है पकोड़े खाएं। थोड़ा बहुत वजन बढ़ भी जाए बारिश के दिनों में तो चिंता न करें।